हेलो बच्चों। तो देखो, दो लेक्चर हम लोग पूरे कर चुके हैं अपने डायलेक्ट्रिक इसके कैपेसिटर के। और आखिरी जो वीडियो है ये रहेगी अपनी, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग आज डायलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, अगर कैपेसिटर के अंदर भर दिया जाए तो क्या होगा, कैसा होगा, पूरा भरूँ तो, आधा भरूँ तो, कैसा हो जाएगा, कैसा नहीं हो जाएगा। आज सारी बातें आज हम लोग पढ़ लेंगे। पर लेक्चर शुरू करूँ उससे पहले देखो, मैं पहले से लिख के बैठा हूँ कि भाई साहब ये लेक्चर जैसा मुझे याद है ऐसा आपको याद होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेटा, नए नोट्स में आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, समय का अभाव था थोड़ा कि भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नए नोट्स में बना पाऊँ। पर ये जो भी नोट्स हैं मेरे पुराने वाले, इनसे भी अपनी काम चल जाएगा ना। हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओ। तो मैं एक एक चीज़ को जब चार चार बार पाँच पाँच बार जब मैं उसको मुँह से बोल दूंगा, तब आप लोग आराम से उसके नोट्स बना पाओगे। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भी PDF में जो है भेज दूंगा, तो कुछ आपको इनका सहारा मिल जाएगा और कुछ आप जो है वीडियो देखकर नोट्स अपने बना पाएंगे आराम से, तो दिक्कत अपनी आएगी नहीं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, कि होता क्या है भाई, इसकी क्यों ज़रूरत है, कैसा हुआ। अच्छा ध्यान से देखो, तो अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटर था, अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटर होता था, मैं क्या करता था कि भाई एक प्लेट अपने पास होती थी और एक प्लेट ऐसे होती थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, और एक पर होता था पॉजिटिव चार्ज और एक पर होता था नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ रहता था, ये रहता था अंदर वाली प्लेट पर, है ना, यहाँ रहता था, यहाँ रहता था, कहीं और रहता था, यहीं रहता था ना। अरे थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं इसको, है ना, सही लगेगा। फिर उसके बाद देखो, तो कहाँ रहता था ये सारा का सारा चार्ज बेटा, सारा का सारा चार्ज रहता था यहाँ अंदर वाली प्लेट पर, है ना। सारा का सारा चार्ज रहता था यहाँ पर अंदर वाली प्लेट पर। और इस पर कहाँ, इस पर क्या, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। ठीक भाई, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक भाई, और यहाँ पर कैसा था, ये था नेगेटिव चार्ज, है ना, ये था नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा ही था ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, पता नहीं किसी बच्चे ने सवाल भी नहीं पूछा कि सर जैसे अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और इनके बीच में क्या भरा हुआ है, मैंने बोला बच्चे को बेटा एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो सर एयर भरी हुई है तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट सर ये तो आपस में सर चिपक जानी चाहिए। हाँ, लॉजिक भी यही है, चिपक तो जानी चाहिए, है ना। तो चिपकने से जो बचाता है, तो इनके बीच में हमको कुछ भरना पड़ता है। ठीक है, एयर से काम चलने वाला नहीं है, बीच में मुझे कुछ भरना पड़ता है, और जो भरना पड़ता है ना उसी का नाम है डायलेक्ट्रिक। अच्छा, चिपक क्यों रही है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है। तो तुमको जानते हो, कभी कभी पेपर में ये सवाल भी पूछा सकता है कि फाइंड द प्लेट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो क्या करोगे, अगर मान लो कि अगर आप इसी के ऊपर अगर मान लो अगर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और इसका चार्ज ले लो। फोर्स यही तो होता है, फोर्स यही तो होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि इसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा रही होती, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना जाता है, चार्ज जाता है सिग्मा इंटू एरिया। तो फोर्स आप कैसे लिखते हैं, आप फोर्स लिखते हैं ऐसा, सिग्मा इंटू एरिया। सही कहा ना मैंने, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से सिर्फ कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कभी ऐसा निकलवा ले कि फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट निकालो, तो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब बीच में क्या भरी होगी, हवा भरी हुई होगी। जानते हो, बाद में जब मैं डायलेक्ट्रिक भी भर दूंगा ना, तभी भी देखना मैं तुम्हें प्रूव कराऊंगा कि फोर्स बिटवीन द डायलेक्ट्रिक प्लेट, फोर्स बिटवीन द प्लेट जो है ना, कैपेसिटर प्लेट, वो इतना ही आता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो डायलेक्ट्रिक बेसिकली क्या काम करता है, डायलेक्ट्रिक इन दोनों को चिपकने से बचाता है। तो जानते हो बेसिकली होता क्या है, देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। देखो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ उसको, बिल्कुल रश नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। तो आजकल जानते हो जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं ना, आजकल कैपेसिटर ऐसे नहीं बनाए जाते। कैपेसिटर कैसे बनाए जाते हैं, कैपेसिटर ऐसे बनाए जाते हैं, कैसे, सुनो। ऐसा मान लो कि जैसे मान लो अपने पास ये क्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बेसिकली डायलेक्ट्रिक का एक ऐसे टुकड़ा ले लेते हैं। क्या करते हैं, ऐसे डायलेक्ट्रिक का एक टुकड़ा ले लेते हैं। और डायलेक्ट्रिक का टुकड़ा कैसा, ऐसा टुकड़ा, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक डायलेक्ट्रिक का क्यूब जैसा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब जैसा टुकड़ा ले लिया, ठीक भाई, ये क्यूब बन गया अपना, है ना, ये क्यूब बन गया। और ये डायलेक्ट्रिक है पूरा का पूरा, मतलब भरा हुआ है अंदर से ऐसे, ठीक है, खाली नहीं है, डायलेक्ट्रिक है पूरा का पूरा ऐसे। और क्या करते हैं कि डायलेक्ट्रिक के जो दो प्लेट्स हैं ना, अपोजिट प्लेट्स, उन दोनों पे पता है मेटालिक कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसे मेटालिक कोटिंग कर देते हैं। तो मेटालिक कोटिंग बन कर दी, तो भाई एक प्लेट तो ये बन गई। बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, मेटालिक कोटिंग कर देते हैं। अंदर तो डायलेक्ट्रिक है ही। डायलेक्ट्रिक मतलब तुम ऐसा समझना कि मैं किसी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ना तो पूरी तरह से वो इंसुलेटर है और ना वो पूरी तरह से कंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जैसा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और कुछ नहीं भी हैं, इस तरह का। तो अब क्या करते हो, इस तरह का मैंने क्यूब लिया, उस टुकड़े का टुकड़ा काट के निकाल लिया उसमें से, किसमें से, एक सेमीकंडक्टर का पीस का टुकड़ा काट के निकाल लिया, और बाहर क्या कर दिया, ऐसे मेटालिक कोटिंग कर दी। अब मेटालिक कोटिंग कर दी, तो ये दोनों
प्लेट की तरह एक्ट करेंगी, और बीच में क्या भरा हुआ है अपना, बीच में सब तो डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा ऐसा भरा हुआ है। तो असली जानते हो कैपेसिटर जो बनता है, असली कैपेसिटर ऐसे बनता है ना। और फिर जब मेटल के कॉन्टैक्ट हैं तो फिर अपन आपस में ऐसे कनेक्शन करके इसको ऐसे बैटरी से जोड़ के और फिर ये क्या बन जाएगा, अपना एक कैपेसिटर बन जाएगा। असली कैपेसिटर ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो बीच में क्या काम करता है, दैट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द कंडक्टिंग प्लेट, दैट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द कंडक्टिंग प्लेट। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? तो बेसिकली जो प्लेट्स है ना, उन प्लेट्स को ये आपस में चिपकने नहीं देता। बहुत बढ़िया भाई, तो उनको चिपकने ये प्लेट्स को नहीं देता। अच्छा, तो एक तो उसका यूज़ ये हो गया कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनको ये चिपकने नहीं देगा। एक और बात याद करते हैं, देखो सुनो ज़रा ध्यान से। तो अगर तुम्हें याद हो तो देखो जरा, मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि जैसे अपन कंडक्टर की बात करते थे, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है। उस कंडक्टर को जब अपन ने क्या करा था कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं रखता था तो क्या होता था कि कंडक्टर में तो सारे जो चार्जेस हैं वो फ्री टू मूव है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए थे ना, और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और उतना ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता था। याद है ना तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? तो अंदर ई नेट कितना आ जाता था बेटा, 0। क्या आ जाता था, ई नेट 0। मतलब कि अंदर कंडक्टर की बॉडी में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्या आता था बेटा, 0 आता था। क्या आता था, 0। कहाँ पर 0 आता था, कंडक्टर की बॉडी में, कंडक्टर की बॉडी में। पर बेटा सेमीकंडक्टर में जानते हो, सेमीकंडक्टर हो गया या जो डाइलेक्ट्रिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो फ्री टू मूव नहीं है, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो फ्री टू मूव नहीं है। तो थोड़ा बहुत इंड्यूस होता है और थोड़ा बहुत नहीं होता। तो बेसिकली थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और थोड़े बहुत नहीं करते। तो ये थोड़ा सा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और थोड़ा सा इंसुलेटर की तरह। तो कंडीशन कैसी होगी अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ? तो देखो सर ध्यान से देखो, तो बेसिकली ये क्या था, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था जिसको अपन ने क्या करा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ऐसे रख दिया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ऐसे रख दिया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज देखो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन कर जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में अलाइन कर जाएंगे। तो देखो अंदर देखो कंडक्टर की बॉडी में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही और इंड्यूस की डायरेक्शन ये रही। पर यहाँ पर बेटा क्या है ना कि इंड्यूस जो है ना वो एक्सटर्नल के बराबर नहीं है। अगर इंड्यूस भी जो एक्सटर्नल के बराबर हो जाता, अगर इंड्यूस भी एक्सटर्नल के बराबर हो जाता तो अभी भी नेट कितना होता, 0। पर अब नेट 0 नहीं है। नेट क्या है बेटा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। किस में है ये, डाइलेक्ट्रिक में, इनसाइड द बॉडी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अंदर वहां पर ई नेट जो है वो कम तो हो गया भाई, आपने बाहर से क्या लगाया, ई एक्सटर्नल, और अंदर बचा कितना है, ई नेट कितना बचा है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। तो कम तो कर दिया पर उसको 0 नहीं करा, उसको 0 नहीं करा। तो बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है, कहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक की बॉडी में। और कितना कम हो जाता है, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसे कहा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसे क्या कहा गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर लेता है, जिसके द्वारा वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर लेता है, उसे कहा जाता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या फिर कभी कभी एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं ना, ऐसे एप्सिलॉन बना के और फिर नीचे आर बना देते हैं, ठीक है। कभी कभी उसको एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम अपन के से ही दिखाएंगे, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी बाय विच द मटेरियल कैन रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, अपन ने क्या कहा, ये किताबी डेफिनेशन जो अभी मैंने बोली, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पर अब सुन, किताबी डेफिनेशन को छोड़ते हैं और फील्ड वाली डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो तो किताबी डेफिनेशन को छोड़ के और अपन किसकी बात करते हैं, फील्ड वाली डेफिनेशन की बात करते हैं। फील्ड वाली डेफिनेशन क्या है, अब सुन जरा ध्यान से। मानो कि मैंने बाहर से सिस्टम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना, ई एक्सटर्नल मैंने लगाया, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम। कितना लगाया, 10 न्यूटन पर कूलम मैंने बाहर से लगाया, और मैंने देखा अंदर बचा सिर्फ 2 न्यूटन पर कूलम। अंदर कितना बचा, 2 न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम सुन के घबरा तो नहीं गए ना, ये न्यूटन पर कूलम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। जानते हो ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, घबराने की कोई ज़रूरत उससे नहीं है। तो मान लो मैंने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो 10 न्यूटन पर कूलम है और अंदर बचा 2 न्यूटन पर कूलम, तो मैं ऐसा कहूँगा कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5। अगर मान लो कि मैं बाहर से 20 न्यूटन पर कूलम लगाऊं और अंदर 2 न्यूटन पर कूलम बच जाए, तो मतलब कि इसका 10 है, इसका जो वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कितना है, 10। तो अब देख यहाँ से मैंने डेफिनेशन क्या बनाई, फील्ड वाली डेफिनेशन क्या बनाई, मैंने फील्ड वाली डेफिनेशन ये बनाई, क्या बनाई कि ई एक्सटर्नल किसी डाइलेक्ट्रिक की बॉडी में, किसी डाइलेक्ट्रिक की बॉडी में जिस फैक्टर से कम हो जाता है, जिस फैक्टर से
कम हो जाता है उसे ही कहा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे ही कहा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा गया इसे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया बेटा। क्या कहा गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि ई एक्सटर्नल जो आपने लगाया वो जिस फैक्टर से कम हो गया, देखो डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा ना, ई नेट तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ई एक्सटर्नल जिस फैक्टर से कम हो जाता है उस फैक्टर को ही बोला गया क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला गया बेटा उसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास देखो ई नेट की दो डेफिनेशन आई। मेरे पास ई नेट की एक डेफिनेशन तो क्या थी कि ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और एक और डेफिनेशन क्या बनी मेरे पास? ई नेट की क्या डेफिनेशन बनी कि ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाय के। मैं इसीलिए तुम्हें याद दिला रहा हूँ क्योंकि आगे इन दोनों ही डेफिनेशंस का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो वही डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें बताई कि जिस फैक्टर से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, उस फैक्टर को ही बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा उसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बेसिकली किसी मटेरियल की ताकत बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कम कर देगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। अच्छा उसने देखो कंडक्टर ने तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही कर दिया यार, कंडक्टर ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही कर दिया, मतलब कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ? इनफाइनाइट भाई साहब, कितना हुआ? इनफाइनाइट। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, और कंडक्टर ने तो जीरो ही कर दिया, कंडक्टर ने तो जीरो ही कर दिया, तो भाई साहब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? इनफाइनाइट आ गया। कितना आ गया? इनफाइनाइट, है ना। और एयर का कितना? भाई अब ध्यान से देखो तो मान लो अगर ये कैपेसिटर होता, तो अगर तुम अच्छा देखो इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा मतलब है कि प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा होता, तो फिर यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? बोलो, करवाया था पिछली वीडियो में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं हम यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से, तो नेट आ गया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यार तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एयर से क्या प्रभाव पड़ा? एयर से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 1। एयर का या वैक्यूम का बोल लो, एयर का वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ आई है? पक्की बात एकदम। अब सुनो जरा ध्यान से, कुछ बातें जो मुझे यहाँ से याद करनी है, समझनी है, बस यही बातें। क्या कि जो कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। और एयर या वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, ताकि बाहर से जो आप अप्लाई करो अंदर उतना ही रहता है, बाहर से जो अप्लाई करो आप अंदर उतना ही रहता है ना। जो प्लेट के बीच में जो है वही है, एयर से उसका कोई लेना देना नहीं है। कितना रहेगा वो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। पर अगर यहाँ पर अगर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया होता, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर देता तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से कम हो जाता है उसी को कहते हैं अपन क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पक्की बात एकदम। अब देखते हैं जरा इसको अपन ने कैपेसिटर में यूज़ कैसे करना है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने जान लिया कि भाई थोड़ा सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल होता है, तो सेमीकंडक्टर में इसको कैसे यूज़ करते हैं अब उसकी बात करते हैं। ध्यान सुनो अब जरा, देखो सुनो, अब देखो तो बेसिकली है क्या यहाँ पर अपने पास। देखो ज़रा ध्यान से, मैंने नीचे भी हालांकि फिगर अच्छी ड्रॉ की हुई है, बट फिर भी मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। सुनो ज़रा ध्यान से। तो अपने पास मान लीजिए बेटा इस तरह से जो हैं 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से अपने पास क्या है? 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आप मान लीजिए, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आप मान लीजिए कि बेटा प्लस सिग्मा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस का सिग्मा। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? माइनस का सिग्मा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? हाँ, जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर तो पॉजिटिव सिग्मा रहेगा, जो नेगेटिव प्लेट है उसके ऊपर तो नेगेटिव सिग्मा रहेगा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर अंदर वाली प्लेट पर सारी जगह चार्ज कैसे कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। अच्छा ओके, पॉजिटिव चार्ज हैं। और यहाँ अंदर में यहाँ कैसे चार्ज हैं बेटा? यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना। कलर गंदा चूज़ कर लिया, ये नहीं चूज़ करना था, मज़ा नहीं आ रहा इससे। देखो चलो कोई बात नहीं। तो यार यहाँ ऐसा, अब मैंने क्या करा बेटा? भाई ये तो चिपक जाती है आपस में, अरे ये तो चिपक जाती है आपस में। तो मैंने क्या करा बेटा? मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक का एक टुकड़ा मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ठीक भाई, डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा डालते हैं। देखो सुनो, और देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा मैं तुमको गैप छोड़ के डाइलेक्ट्रिक भर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? गैप छोड़ के डाइलेक्ट्रिक भर रहा हूँ। हालांकि ये बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा जाता। तो सर आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों? ताकि बेटा मैं तेरे को अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। ये जो गैप छोड़ा है ना मैंने प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में, यहाँ पर कोई भी गैप होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गैप होता नहीं है।
ठीक है, ठीक भाई। तो ये डायलेक्ट्रिक हो गया अपना पूरा का पूरा, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे, तो चुट 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 ये हो गया, ठीक है, पूरा डायलेक्ट्रिक भर दिया। ये जो गैप छोड़े हैं ना, कौन कौन से गैप की बात कर रहा हूँ, देख सुन, ये गैप और ये गैप, प्लेट और डायलेक्ट्रिक के बीच में गैप देख रहे हो ना, ये गैप होता नहीं है, ठीक है, ये गैप नहीं होते हैं असलियत में, तभी तभी तो सटी रहेगी प्लेट आपस में, पर मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया। अब ध्यान सुनो जरा, अब ध्यान सुनो, देखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब सुनना जरा। देखो अगर यहाँ पर बेटा प्लस सिग्मा है, इस वाले पूरे पर प्लस सिग्मा है, तो कुछ चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस होगा ना, तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा, है ना, तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे इंड्यूस हो गया, तो मैंने नेगेटिव चार्ज से दिखाया। अब अगर गैप नहीं छोड़ता तो मैं सब चीज़ नहीं दिखा पाता ना, इसलिए मैंने गैप बनाया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और सुनो और सुनो और सुनो। अच्छा यहाँ पर सारे पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब इनको मैंने क्या बोला बेटा, इसको मैंने बोला माइनस सिग्मा आई, इंड्यूस ना, इंड्यूस मतलब आई, ठीक है ऐसे, और इसको मैंने बोला प्लस सिग्मा आई, क्या बोला इसको, प्लस सिग्मा आई, माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई, ठीक है। अब अगर गैप नहीं छोड़ा होता तो ये सब नहीं बना पाता। मेरी बात समझ आई ना पक्के ढंग से एकदम। अब सुनो ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा, तो बेसिकली जब ये दोनों, ऐसा मानो कि डायलेक्ट्रिक नहीं था, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वही तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई एक्सटर्नल, वो कितना था, वो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो कितना था बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब देखो डायलेक्ट्रिक रख दिया, तो देख एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा, कितना रहा, जितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भाई, पर इस इंड्यूस चार्ज की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में भी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड। कितना आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड। और जो नेट होगा, जो नेट लिखा जाएगा, वो नेट क्या लिखा जाएगा बेटा, ई नेट क्या लिखा जाएगा, ई नेट लिखा जाएगा क्या, तुम बोलो क्या लिखा जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। क्या लिखा जाएगा, ई इंड्यूस्ड। अच्छा भाई अब ध्यान से देखो, तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। तो ई एक्सटर्नल कितना है बेटा, ई एक्सटर्नल है कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई इंड्यूस कितना है भाई, इंड्यूस की वजह से कितना, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ऐसा ही तो होगा। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, ई नेट। और ई नेट क्या है, ई नेट तो मुझे पता है कि जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से कम हो जाता है ना, उसी को कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हो तो उस दोनों डेफिनेशन की मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब ध्यान से देख, तो सिग्मा, इसने एप्सिलॉन नॉट को मार दिया, तो यहाँ से सिग्मा ई क्या आया, सिग्मा ई आया, देख सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के, है ना। सिग्मा ई क्या आया यहाँ पर, सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के। मतलब क्या, मैंने क्या निकाल दिया, ये जो इंड्यूस चार्ज है कितने हैं, मैंने ये निकाल दिए किस फॉर्म में, नॉन की फॉर्म में। मुझे तो भाई सिग्मा पता है ना, मुझे तो भाई के पता है ना, मुझे क्या पता कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, मुझे क्या पता कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो मैंने निकाल दिया। ये आज के बाद मुझे अच्छे से याद होना फार्मूला चाहिए बेटा। फार्मूला याद होगा तो आपके बहुत जगह सवाल आराम से बन जाएंगे। अच्छा सिग्मा क्या हो, सिग्मा ई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। देख ये वाला एरिया, देख ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो बराबर ही है ना, अरे प्लेट के एरिया के बराबर है। तो अब क्या करोगे इसको, क्यू आई बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई। तो बेसिकली आप यहाँ से इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हो, दैट इंड्यूस चार्ज क्यू आई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के, है ना। दिस विल बी द क्यू इंड्यूस्ड, दिस विल बी द क्यू इंड्यूस्ड, है ना। तो चाहे क्यू इंड्यूस निकलवा लो, चाहे चार्ज इंड्यूस निकालो, दोनों चीज़ें मैं आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आराम से बता रखी थी ना, अच्छे से बता रखी थी कि भाई ई नेट जो होता है वो कितना होता है, ई नेट तो यही रह जाएगा अंदर कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि एक्सटर्नल कितना था, एक्सटर्नल था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही आप उसको के स्ट्रेंथ के, जैसे ही आप उसको के डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर रखेंगे, तो जो है वो 1 बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है। देखो सुनो, तो पहले था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और फिर सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का जो नेट है वो ये है, ठीक है। इन दोनों का जो नेट है वो ये है, ठीक है। यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर, है ना। ये निकाल दिया, देखो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के। अब सुनो जरा ध्यान से, तो ये जो चार्जेज हैं इसके ऊपर, भाई यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने इसको, इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से जोड़ रखा होगा, है ना। आपने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ रखा होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो भाई मान लो कि V वोल्ट की बैटरी थी, क्या थी ये, V वोल्ट की बैटरी थी, ऐसा मान लीजिए कि V वोल्ट की बैटरी थी। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मान लो कि D जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, ठीक है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, और इनका प्लेट का जो एरिया है उसको बोल दिया गया A है, तो बेटा अपन जानते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया
कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अच्छा, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, अगर एयर भरी हुई होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर कितना होता है एयर के केस में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अब कितना है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो चार्ज पर यूनिट एरिया अपन ने पुट कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या करो, Q को छोड़ के और बाकी सब चीज़ को उधर ले जाओ। और मैं जानता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो दोनों को आपस में कंपेयर करो तो अपने को कैपेसिटेंस मिल जाएगी। कैपेसिटेंस क्या मिलेगी अपने को, एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। अति इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज के बाद आधी रात को भी मुझे याद होना चाहिए, आधी रात को भी आज के बाद मुझे याद होना चाहिए कि जब एक के स्ट्रेंथ का जब एक मटेरियल, बेटा ध्यान से सुनो जरा, आप देखो समरी देता हूँ तो मैं फटाफट से समरी देता हूँ कि बेटा जब एक कैपेसिटर था इस तरह का और इसकी कैपेसिटेंस अगर C थी पहले, उसकी कैपेसिटेंस अगर पहले C थी, मान लो प्लेट एरिया A था, दोनों के बीच की दूरी पहले D थी, उसके बाद अगर आपने अंदर एक के स्ट्रेंथ का अगर आपने डायलेक्ट्रिक अगर अंदर भर दिया है, पूरा पूरा ढंग से भर दिया है, अगर आपने के स्ट्रेंथ का डायलेक्ट्रिक अगर अंदर भर दिया है, तो जो कैपेसिटेंस पहले क्या थी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब वो कितनी हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो अगर जितनी स्ट्रेंथ का आप जो है डायलेक्ट्रिक के अंदर भरोगे उतनी जो है आपकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, 101%? बोलो समझ आया है ना, अच्छे समझ आ रहा है ना। हाँ, बस ये बात थी मेरी, है ना, कि भैया अगर आप अंदर अगर के स्ट्रेंथ का डायलेक्ट्रिक अगर आप अंदर डाल देंगे तो जो कैपेसिटेंस आपकी वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों 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 क्यों, क्योंकि E जो है ना, क्योंकि E जो है ना, कहाँ मर गया ये रहा, क्योंकि जो E है ना वो K टाइम्स घट गया। E के K टाइम्स घटने से क्या हो गया कि जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गई, K टाइम्स इंक्रीज कर गई। जब आप उसके अंदर K डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जब आप मटेरियल डालेंगे तो जो है वो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं उसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो अब देखो डायलेक्ट्रिक डालने का अपने पास क्या क्या फायदा हुआ, देखो डायलेक्ट्रिक डालने का क्या क्या फायदा हुआ। देखो कैपेसिटेंस क्या है अपनी, एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। तो देखो कि क्या क्या फायदा हुआ, देखो कैपेसिटेंस भी बढ़ा दी, क्या क्या फायदे हुए, देखो मेजर 3 फायदे हुए डायलेक्ट्रिक के। क्या, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऊपर से कैपेसिटेंस बढ़ा ही देता है। तो मैं याद है जब कैपेसिटर की चर्चा शुरू करी थी तो सारा लफड़ा इस चीज़ का था कि यार किसी तरह से यार अपने को कैपेसिटेंस बढ़ानी है यार, है ना। अपन ने धरती माता के रेडियस जितना भी स्फीयर कर दिया था फिर भी 1 माइक्रोफैराड नहीं पहुंच रही थी। फिर अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आविष्कार करा कि हाँ यार इसकी कैपेसिटेंस बहुत बढ़िया है, और कैपेसिटर को देख अपन और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं अगर उसके अंदर क्या डाल दें, बीच में एक डायलेक्ट्रिक डाल देता हूँ। इसके अलावा बेटा एक और फायदा है कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी बढ़ा देता है, कि मतलब आपका कैपेसिटर जल्दी नहीं फूटेगा। अब इसका क्या मतलब है ब्रेकडाउन वोल्टेज का, मैं सब बताता हूँ, आराम से चर्चा करेंगे, ये आपको समय के साथ समझ आ जाएगा, है ना। बाकी 2 चर्चा तो अपने को समझ आई, क्या क्या, कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तो, और एक कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक क्या करता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, और तीसरा क्या करता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी बढ़ा देता है। पर ये बात आपको समय के साथ समझ आ जाएगी, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर सवाल भी करने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सुनो जरा, बात करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज की। तो ये क्या होती है भाई, चर्चा ऑन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, तो सेमीकंडक्टर क्या है बेसिकली, ये जो डायलेक्ट्रिक क्या है बेसिकली, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल था मान लो इस तरह से, तो उसके अंदर तो डाइपोल वाइपोल तो सब जगह होते हैं, है ना। तो डाइपोल तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने कहा चलो बहुत सारे डाइपोल हैं, तो ऐसे मान लो बहुत सारे डाइपोल ऐसे होंगे, टुई 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 ऐसे डाइपोल होंगे। डाइपोल मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ साथ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डाइपोल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डाइपोल हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा उन्हीं में से एक डाइपोल मैं दिखाता हूँ, उन्हीं में से एक डाइपोल मैं दिखाता हूँ। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे नेगेटिव चार्ज। तो जब आपने क्या करा, आपने जब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, प्लेट्स के बीच में, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना लग रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा। तो कोई बोलेगा सर जो नेट फोर्स है सर डाइपोल के ऊपर सर वो तो जीरो है। मैंने कहा हाँ जीरो है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू ऐसा अज्यूम कर कि मान ले कि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, और भाई साहब तुम मान लो कि भाई साहब एक तरफ से मान लो एक मेरे को गेंडा कोई खींचे और एक तरफ से मान लो ये गेंडा मेरे को कोई खींचे, है ना। भाई साहब इस तरफ से मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो तुमने बोला सर क्यों परेशान हो रहे हो, सर आपके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो ही है, सर आपके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो ही है। मेरी तबीयत से पूछ के देखो मेरा क्या हाल है भाई साहब, है ना। और फिर तुमने क्या करा भाई साहब, गेंडों ने क्या करा, गेंडों ने भाई साहब फोर्स बढ़ा दिया 200 न्यूटन। भाई साहब मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, तुम अभी भी कि सर नेट फोर्स तो जीरो ही है, अरे नेट फोर्स तो जीरो ही है। भाई साहब मेरे हाल देखो, मैं तो निपट लिया, अरे मैं तो निपट लिया, मेरे दोनों हाथ तो निकल लेंगे,
पढ़ाएगा कौन फिर तुमको, है ना। अरे ध्यान से देखो, तो नेट फोर्स तो बेटा जीरो ही है डाइपोल के ऊपर, नेट फोर्स तो डाइपोल के ऊपर, कहाँ गया डाइपोल, कहाँ मर गया बे, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही है। पर डाइपोल तुम ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो ये क्यूई बहुत ज्यादा हो जाएगा, और क्यूई ज्यादा होने से भाई साहब डाइपोल फूट जाएगा, डाइपोल टूट जाएगा, और डाइपोल अगर टूट गया तो ये अब क्या नहीं रहेगा, अब ये सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा बेटा, ये तो मेटल बन गया, अरे तो कंडक्टर बन गया, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, तो भाई साहब तो चर्चा से बाहर की चीज हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम नहीं करेगा भाई साहब, जीरो कर देगा उसको, क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई। तो इसका अपने को कोई इस्तेमाल नहीं है ना। तो जो बातें मैंने अभी बोली ना, वो सब बातें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी हैं कि भाई साहब इस कंडीशन में जो है वो नेट फोर्स क्या है, जीरो है, पर खिंचाव तो महसूस हो गई, डाइपोल को खिंचाव तो महसूस हो गई, और खिंचाव महसूस होगा तो जैसे मान लो मेरे दोनों हाथों को एक तरफ से कोई ऐसे मान लो खींचे और फोर्स को बढ़ाता चला जाए, तो भाई साहब मैं तो निपट लूंगा, तो भाई साहब मैं तो निपट लूंगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन उसके साथ भी होती है। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए ये जो है डाइपोल जो है वो टूट जाता है, उसके बाद क्या होता है कि चार्ज जो है वो फ्री होता है तो लीक कर जाता है ना। जिस वोल्टेज पर ये कहानी होती है उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये जो फिनोमिना है इसी को कहा गया ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वो जो डाइपोल है ना अंदर, उन डाइपोल का टूटकर फ्री चार्जेस में तब्दील हो जाना, फ्री चार्ज में बदल जाना, यही कहलाता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाता है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और जिस वोल्टेज पर ये कहानी हो जाती है उसे ही कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहा जाता है बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। पर उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं के को अलग ढंग से डिफाइन करता हूं, जरा सुनो, जरा ध्यान से देखो। तो बेटा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल फूट जाता है, मतलब फूट जाता है मतलब वो डाइपोल फूट जाता है, भाई ई की एक वैल्यू के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो जिस ई की वैल्यू के लिए ऐसा होता है ना उसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया। उसे क्या कहा गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल फूट जाए उसी को कहा गया क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब जरा ध्यान से सुनो, तो क्या करा अपन ने क्या करा, एक कैपेसिटर के अंदर मान लो ऐसे अपन ने क्या करा, ऐसे मान लो डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ऐसे मान लो एक डाइलेक्ट्रिक अपन ने ऐसे भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया भाई, बहुत बढ़िया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। और जो दूरी अपने को दे रखी है मान लो डी दे रखी है, तो अपने को पता है कि वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा ई इंटू डी, वी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। बेटा वी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, वी हो जाएगा ई इंटू डी। तो अब मैं क्या करूं, अगर मान लो अगर मैं वी को अगर मैं बढ़ाने लगूं, अगर मैं वी को बढ़ाने लगूं तो डी तो बढ़ने से रहा, तो ई बढ़ जाएगा। ई बढ़ने से क्या होगा कि ई बढ़ते 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 जब के बराबर हो जाएगा तो उस समय डाइपोल फूट जाएगा, उस समय डाइपोल फूट जाएगा। डाइपोल फूट जाएगा मतलब मटेरियल फूट जाएगा, मटेरियल फूट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पर ये कहानी होगी, जिस वोल्टेज पर ये कहानी होगी उसे कहा जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहा गया उसे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन बेसिकली ये क्या है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी ना, V इज इक्वल टू ई इंटू डी ना, और E की वो वैल्यू जिस पर ये कहानी होती है उसे ही K कहते हैं। तो आप V इज इक्वल टू कभी कभी KD भी कह देते हो, आप क्या कह रहे हो, V इज इक्वल टू कभी कभी KD भी कह देते हो। अब जरा ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करना है। अच्छा ये D भी बड़ा नहीं है, D छोटा वाला आएगा। कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, ये D भी छोटा हो जाएगा ना, छोटा वाला D लगाना है ना यहाँ पे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी ना, तो अपन क्या करते हैं बेसिकली V इज इक्वल टू के इंटू डी। वहाँ पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जब निकालनी हो किस फॉर्मूले, अब इस फॉर्मूले का कब इस्तेमाल करना है बेटा, अगर आपको प्रॉपर सवाल में अगर आपको कैपेसिटर के पैरामीटर्स दिए हों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अगर प्रॉपर पैरामीटर दिए हों कि मान लो भाई ये D आपको दे रखा है, अंदर कितनी उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अगर आपको दे रखी हो, K आपको दे रखा हो, है ना, सारी की सारी चीज़ें जब आपको दे रखी हो, है ना, उस समय आपसे पूछे कि इसकी BV बताओ, BV है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज बताओ, BV है ना, इसको कभी कभी BV भी कह रहे थे, जैसे BV मैंने लिख रखा है यहाँ पे, BV नहीं है ये BV है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। खुश हो रहे तो BV सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये BV है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो कैसे लिखा जाएगा, K इंटू डी। ये कब इस्तेमाल करना है, जब आपको प्रॉपर कैपेसिटर के पैरामीटर्स अगर सवाल में दिए हुए हों। हालांकि इस तरह के सवाल नहीं पूछता वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ब्रेकडाउन वोल्टेज से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सर्किट में रिलेट करके सवाल पूछता है, वो सवाल मैं आपको करवाता हूँ। अब जरा सुनना, जरा ध्यान से अच्छे से सुनना। अब देखो क्या होता है बेसिकली, जब आप बाजार में कोई कैपेसिटर लेने जाते हो ना, तो उसके ऊपर देखो दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो उसकी कैपेसिटेंस लिखी होती है, एक उसकी BV लिखी होती है। जब भी आप कोई कैपेसिटर लेने जाओगे तो ऐसा दिखा मिलेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल 2 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट। अब इसका मतलब जानते हो क्या है, 2 माइक्रोफेराड का तो सिंपल मतलब है कि ये कैपेसिटर कितने कितने माइक्रोफेराड का है, 2 माइक्रोफेराड का है। पर इस 250 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि इसको 250 वोल्ट पे चलाना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको 250 वोल्ट पे चलाना। बेटा इसका मतलब ये होता है कि बेटा अगर आपने इसको 250 वोल्ट से ज़्यादा पे चला दिया, 250 वोल्ट या 250 वोल्ट से ज़्यादा पे चला दिया, तो ये कैपेसिटर
फूट जाएगा, ये कैपेसिटर फूट जाएगा। तो साथ में क्या लिखा होता है, ये उसकी बीवी लिखी होती है। क्या लिखी होती है, उसकी बीवी, है ना। तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल हो गया ये। तो भाई मार्केट में मिलते हैं कैपेसिटर, ऐसे मिलते हैं, एक उसकी कैपेसिटेंस लिखी होती है, एक उसकी बीवी लिखी हुई होती है। अब देखो जरा सवाल किस तरह से बोला गया। सवाल बोला गया कि बेटा दो कैपेसिटर थे, दो क्या थे, कैपेसिटर थे, जिनकी जो कैपेसिटेंस थी वो 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड थी, जिनकी जो बीवी थी वो थी 4 वोल्ट और 10 वोल्ट, दोनों की अलग अलग बीवी दे रखी है अपने को। फिर बोला गया कि उनको ऐसे सीरीज में जोड़ के ना, उनको ऐसे सीरीज में जोड़ के और एक सिस्टम बना दिया गया, उनको सीरीज में जोड़ के एक सिस्टम बना दिया गया। और सवाल क्या बोला गया कि फाइंड द बीवी ऑफ सिस्टम, फाइंड द बीवी ऑफ सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम की बीवी आप बताएं। दोनों की अलग अलग बीवी दे रखी है, दोनों की अलग अलग बीवी दे रखी है, 4 बीवी, इसकी 10 बीवी, नहीं इसकी 4 वोल्ट और ये इसका 10 वोल्ट ऐसे दे रखा है। तो बोला गया सिस्टम की कंबाइंड बीवी बताओ, सिस्टम की कंबाइंड बीवी बताओ। मैं तो कहता हूँ तू वीडियो को ना यहीं पे स्टॉप कर दे एक बार और खुद से जरा एक बार करने का ट्राई कर, देखो तुमसे होता है कि नहीं होता। लॉजिक देखो जरा एक बार क्या है भाई, अलग कैपेसिटर की अलग बीवी दे रखी 4 वोल्ट, इसकी अलग दे रखी 10 वोल्ट, तो बोल रहा है कि कंबाइंड बीवी बताओ। चलो अब देखो जरा सुनो। तो बेसिकली बेटा बीवी से मतलब है कि जिस वोल्टेज पर कैपेसिटर फूट जाए, जिस वोल्टेज पर कैपेसिटर फूट जाए। और जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक ऐसी बीवी होनी पड़ेगी जिससे पूरा का पूरा सिस्टम सर्वाइव कर सके, ना कि एक अकेला कैपेसिटर, है ना। मतलब कि दोनों कैपेसिटर को सर्वाइव करना है। जब दोनों कैपेसिटर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे तभी अपना जो सिस्टम है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो मैंने एक बात सोची, मैंने देखा कि मैंने कहा यार इन दोनों कैपेसिटर को ना एक बार अलग अलग करो, इन दोनों कैपेसिटर को क्या करो, एक बार अलग अलग करो। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों कैपेसिटर को ऐसे सेपरेट कर दिया, मैंने इनको क्या कर दिया, ऐसे सेपरेट कर दिया। फिर मैंने देखा कि यार इसका जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है और इसकी बीवी है 4 वोल्ट, मतलब कि इसके अक्रॉस जो क्यू मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है 24 माइक्रोकूलम, हो सकता है 24 माइक्रोकूलम। फिर मैंने देखा कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रोफैराड, इसकी जो बीवी वो है 10 वोल्ट, तो मतलब इसके अक्रॉस जो क्यू मैक्सिमम हो सकता है वो है 30 माइक्रोकूलम, वो है 30 माइक्रोकूलम। अब सोच जरा ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अच्छी बात करते हैं। अब सुनो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि भाई इस वाले कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो हो सकता है 24 माइक्रोकूलम और इस पर हो सकता है 30 माइक्रोकूलम। और दोनों के दोनों तो सीरीज में है ना, अरे दोनों के दोनों तो सीरीज में है ना, तो दोनों पर चार्ज तो सेम रहेगा, दोनों पर चार्ज तो सेम रहेगा। तो तू बता मैक्सिमम चार्ज 24 सेलेक्ट करना चाहिए कि मैक्सिमम चार्ज 30 सेलेक्ट करना चाहिए। मैक्सिमम चार्ज बेटा जो कम वाला है वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने 30 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया फाइनल, तो बेटा ये वाला तो फूट जाएगा ना, और ये फूट गया तो फिर सिस्टम कहां बना, है ना। तो आप क्या लोगे कि जो क्यू मैक्सिमम जो लिया जाएगा, सिस्टम का जो क्यू मैक्सिमम लिया जाएगा, क्यू मैक्स ऑफ सिस्टम, क्यू मैक्स ऑफ सिस्टम कितना लिया जाएगा, वो 24 माइक्रोकूलम। कितना लिया जाएगा, 24 माइक्रोकूलम। और बेटा मैं तो जानता ही हूं कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सिस्टम का कितना लिया गया Q मैक्स, ये लिया गया 24, और ये दोनों तो सीरीज में तो 1 बाय ओके जुड़ेंगे, तो कितना जाएगा 6 और 3 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 3 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, तो कितना आया, सी इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आ गया, है ना। ध्यान से देखो तो आया 2 इंटू वी, तो बेटा वी भी आ गई अपने पास, वी भी बोल लो, बी भी बोल लो, कितना आया 12 वोल्ट। मतलब कि सिस्टम की जो बीवी है वो कितनी है, 12 वोल्ट। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक बस यही है कि जो कम वाला जो चार्ज है ना, जब सीरीज में जब कैपेसिटर को जोड़ा गया, जब सीरीज में जब कैपेसिटर्स को बहुत सारों को जोड़ा गया, तो आप उसका क्यू मैक्स कंसिडर करो, आप उसका क्यू मैक्स कंसिडर करो जिसका क्यू मैक्स सबसे कम हो, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम सर्वाइव कर सके, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम सर्वाइव कर सके। मान लो कि इसका सबसे कम था, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो भाई बाकी 3 तो अपने आप सर्वाइव कर जाएंगे। अब पता चले इसका क्यू मैक्स सबसे ज्यादा था और तुमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो बच जाएगा, पर बाकी 3 फूट जाएंगे, बाकी 3 फूट जाएंगे। तो बेटा बीवी निकालते हुए सिर्फ इसी बात का ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कॉपी में नोट्स बनाते हुए भी ये चीज बार बार लिखनी है, मैंने यहां पर नहीं लिख रखी है, कि जब आप सिस्टम बनाएं, जब सीरीज में जब आप कैपेसिटर्स को जोड़ें, जब सीरीज में आप कैपेसिटर्स को जोड़ें, तो हमेशा वो वाला क्यू कंसिडर करें, वो वाला क्यू मैक्स कंसिडर करें जो सबसे कम हो, जो सबसे कम हो। और फिर उसका इस्तेमाल करके फिर आप क्या निकाल लें, बीवी निकाल लें। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, Q इज इक्वल टू सी वी, वहाँ पर C क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ये बीवी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, बीवी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये बीवी आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आई, 12 वोल्ट। अब सुनो जरा ध्यान से, एक और सवाल बोल दिया गया। अब बोला मान लो 3 कैपेसिटर, अब बोला मान लो 3 कैपेसिटर हैं, 4 12 6, इसकी बीवी अलग से दे रखी 10 वोल्ट, इसकी बीवी 6 वोल्ट, इसकी बीवी 8 वोल्ट। क्या करो, सबसे पहले टेक्निक क्या है, सबका क्यू मैक्स निकाल लो। क्यू मैक्स इसका कितना आया, 40, 4 दाई 40, 6 12 6 72, ये कितना आया, 8 6 48। अब देखो सबसे कम किसका है, पहले वाले कैपेसिटर का देखो 40, दूसरे का 72, तीसरे का 48, किसका मानेंगे, 40 वाला मानेंगे। तो 40 वाला मान के अब देखो जरा ध्यान से, तो क्यू मैक्स
क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी इक्वेलेंट इंटू वी। क्यू मैक्स कितना लिया जाएगा, जिसका क्यू मैक्स सबसे कम है, और सी इक्वेलेंट कितना, सी इक्वेलेंट निकाल लो इसका, बोलो कितना आएगा, 4 12 और 6, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, बोलो सी इक्वेलेंट कितना आया, ये आया 2, कितना आया 2, मैंने तो निकाल रखा है इसलिए मेरे को पता है। वी कितना आया, वी आया 20 वोल्ट, वी आया बेटा 20 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, 2 हो 3 हो 4 हो, मैं तो कहता हूँ 10 हो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो थोड़ा सा एडवांस करते हैं सवाल को, देखो सुनो, एक तो ये सवाल, एक तो ये सवाल, सुनो इसको मिटा देता हूं ताकि तुम सवाल देख पाओ अच्छे से। देखो एक तो ये सवाल, ठीक है, सवाल देख लो जरा ध्यान से, सवाल देख लो जरा ध्यान से, क्या सवाल है, क्या सवाल है, 6 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड, और नीचे 4 वोल्ट और 10 वोल्ट, इसकी बीवी कितनी आई थी 12, इसकी बीवी कितनी आई थी 12। और ये सवाल देख लो, और ये सवाल देख लो, 4 माइक्रोफेराड 12 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड, और 10 6 और 8। मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या करा, मैंने और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, मैंने कहा इन दोनों का ही निकालते हैं हम। देखो इन दोनों को पैरेलल में लगाता हूँ, और इसकी बीवी कितनी आई है 20 आई है ना। अब देख मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा अब ये मेरे पास नया सिस्टम बन गया, मैंने कहा अब ये मेरे पास नया सिस्टम बन गया। अब मैंने बोला बता इसकी बीवी बता तू, है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो मजेदार सवाल हो गया अभी, है ना, ध्यान से देख। तो मुझे पता है कि ये ऊपर वाला जो सर्किट है, ये जो ऊपर वाला जो सर्किट है, ये 12 वोल्ट पे फूट जाता है, ये कितने पे फूट जाता है, 12 वोल्ट पे फूट जाता है। और ये जो नीचे वाला जो सर्किट है, ये कितने पर फूट जाता है, ये 20 वोल्ट पर फूट जाता है। और आपस में ये पैरेलल में, आपस में पैरेलल में, तो भाई साहब बीवी दोनों की सेम रहनी पड़ेगी। अब तू खुद से बता दे बीवी कितनी आएगी भाई साहब, बोलो 12 आएगी कि 20 आएगी, बोलो 12 आएगी कि 20 आएगी सन्नाटो। बीवी कितनी आ जाएगी, बीवी 12 वोल्ट आ जाएगी, बीवी कितनी आ जाएगी 12 वोल्ट, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा पूरा सिस्टम सर्वाइव करे, मुझे क्या चाहिए कि मेरा पूरा सिस्टम सर्वाइव करे, तो तभी तो उसकी सिस्टम की बीवी निकाल पाऊंगा। मुझे पता है कि ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है ये 12 वोल्ट पर फूट जाएगा, अरे मुझे पता है कि जो ऊपर वाला जो सिस्टम है ये 12 वोल्ट पर फूट जाएगा, और ये नीचे वाला 20 वोल्ट पर फूट जाएगा, और ये आपस में पैरेलल में है, ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम रहना पड़ेगा, मतलब बीवी दोनों की सेम रहनी पड़ेगी। तो बीवी दोनों की सेम है तो ऊपर वाले की 12 नीचे वाले की 20 किसकी मानी जाएगी, ऊपर वाले की मानी जाएगी, क्योंकि अगर नीचे वाले की मान ली तो ऊपर वाले सिस्टम तो निकल लेगा, वो तो फूट जाएगा। तो बीवी कितनी आई भैया, बीवी आई अपने पास 12 वोल्ट, बीवी आई अपने पास 12 वोल्ट। अच्छे से नोट्स में मेंशन कर रखा है, तुम परेशान मत हो ना बिल्कुल भी एकदम, जैसे कि ऊपर वाला 12 पर फूटता है, नीचे वाला 20 पर फूटता है, तो नीचे वाले की माननी पड़ेगी, ऊपर वाले की माननी पड़ेगी, ताकि नीचे वाला ना फूटे ऊपर वाला ना फूटे, है ना। और सुनो, नई बात करते हैं, देखो सुनो बेटा, इस टॉपिक से सवाल देखो मिलता है जेई में, मेंस में, एडवांस में थोड़ा सा कम पूछा गया इस वाले पोर्शन से। कांस्टेंट चार्ज वाले से तो अच्छा, कांस्टेंट चार्ज वाले से एडवांस में पूछा गया, एक कांस्टेंट वोल्टेज पर और आगे कराओगे उसमें एडवांस से नहीं पूछा गया, ठीक है। और इसके अलावा नीट में इससे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, है ना, नीट में आपको सवाल मिलेंगे, इसके अलावा मेंस में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है, और एडवांस में बहुत सारे सवाल मिलेंगे। टॉपिक बिल्कुल आसान है, टॉपिक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजेदार है, एकदम आसान समझ आएगा तुम्हें। अब जरा देखो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ बेसिकली, क्या था ना कि एक बेटा अपन ने लिया कैपेसिटर लिया, एक अपन ने क्या लिया, एक अपन ने कैसे मान लो एक कैपेसिटर लिया, और कैपेसिटर लेके उसको क्या करा अपन ने, उसको एक V वोल्ट की बैटरी से अपन ने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, क्या करा अपन ने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो भाई कैपेसिटर चार्ज होने लगा, ठीक भाई, यहाँ पर चार्ज आ गया कैसे, यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस Q, और यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस Q, ठीक है, यहाँ पर चार्ज आ गया पूरा प्लस 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 प्लस, है ना, और यहाँ पर सारा चार्ज आ गया माइनस 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 माइनस। अच्छा भाई, फिर क्या करा बेटा, फिर अपन ने क्या करा कि अब इस कैपेसिटर को वहाँ से तोड़ के निकाल लिया, ठीक है, फिर क्या करा अपन ने, इस कैपेसिटर को वहाँ से तोड़ के, बैटरी से तोड़ के ऐसे निकाल लिया, तो कैपेसिटर तो चार्ज ही रहेगा ना, कैपेसिटर तो चार्ज ही रहेगा ना, और अब जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज है वो तो कांस्टेंट हो गया, अब जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो तो कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। हाँ, मैंने कहा ठीक है यार, अपन ने क्या करा, पहले कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर लिया और फिर ऐसे तोड़ के निकाल लिया। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, कांस्टेंट है, अब वो कैसा है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आई। अब क्या करा, देखो जरा ध्यान से देखो, तो इसी कैपेसिटर के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक का पीस है, ठीक है। अब क्या देखो, ध्यान सुनो, यहाँ पर बनाता हूँ उसको, देखो तो मान लो ये कैपेसिटर था ऐसे ना, मान लो कि ऐसे कैपेसिटर था, अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक का पीस यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ से एक डाइलेक्ट्रिक का पीस ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक का पीस है, यहाँ पर चार्ज है मान लो प्लस Q, और यहाँ पर ऐसे माइनस Q, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, तो इंडक्शन से क्या होगा, इंडक्शन से क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर सारे पर इंडक्शन से कैसा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर इंडक्शन से कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो भाई साहब तो नीचे की तरफ एक फोर्स आ गया, हाँ, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इसको क्या कहेगा बेटा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक।
ये हमारे इस कैपेसिटर वाले चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। एचसी वर्मा में बहुत सवाल देखोगे तुम, पुली वुली लटका के ये करके वो करके, भाई साहब फालतू टाइम पास एकदम, है ना। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक हाँ ऐसे आ रहा है, तो बेटा नीचे की तरफ जब ये फोर्स लग रहा है तो झटके से नीचे आना चाहेगा ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं झटके से नीचे नहीं लाते हैं, मैं इसको ऊपर पकड़ के खींचूंगा। मैंने क्या बोला कि मैं इसको ऊपर पकड़ के खींचूंगा, और मैं इसको ऊपर पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से नीचे आ रहा है, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल कैसे स्लोली। हाँ नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है। नीचे फोर्स क्यों लग रहा है भैया, उस इंडक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, उस इंडक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, उसकी वजह से मैं इसको स्लोली 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 नीचे ला रहा हूँ मैं इसको, ठीक भाई नीचे ला रहा हूँ। अच्छा ये कंडीशन है अपने पास, ठीक है ये कंडीशन है, मेरी बात समझ आई। ये कैपेसिटर था, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था, तो अब कैसे उसके झटके से नीचे ना आई, इसलिए मैं इसको आराम से ऊपर एक फोर्स लगा कैसे नीचे इसको लेकर आ रहा हूँ। अब मेरी बात सुन जरा ध्यान से देखो, तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तुम बोलो पॉजिटिव के नेगेटिव, बताओ बताओ, नेगेटिव है ना। अरे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है क्या, नहीं होता है सन्नाटो। एफ वेक्टर ऊपर है, एस वेक्टर नीचे है, दोनों में एंगल 180 डिग्री है सन्नाटो। कॉस 180 कितना हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव लिखा है मैंने। बोलो बात समझ आई, पक्की बात एकदम। चलो भाई, तो ये जो भी कहानी मैंने तुम्हें बोली थी ना, ये सब मैंने तुम्हें ऐसे समझा दी कि भाई वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा फलना ढिमकाना, और ऐसे तोड़ के अपन ने उसको ऐसे कर दिया, अपन उसको ऐसे तोड़ के अपन ने इसको ऐसे लगा लिया, तो चार्ज कैसा रह गया, कांस्टेंट। अब सुनो जरा, कुछ पैरामीटर पर तुमसे बात की गई, कुछ पैरामीटर पर तुमसे बात की गई। बेटा सुनो, जब कैपेसिटर के अंदर, यहीं पर फिर से बनाना पड़ेगा क्या यार, यहाँ सुनो, तो अपन जब पहले क्या था, पहले था कैपेसिटर के अंदर कुछ भी नहीं था, पहले कैपेसिटर के अंदर कुछ भी नहीं था भाई साहब। यहाँ पर हवा भरी हुई थी, मान लो प्लेट एरिया ए था, दोनों के बीच की दूरी डी थी, प्लेट एरिया था ए, और बीच में भरी हुई थी हवा, ठीक है। फिर क्या हुआ, बीच में अपन ने क्या कर दिया, बीच में अपन ने ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक अपन ने ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया, टुचु 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 टुचु, ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है। और वापस से वही सब बातें फालतू टाइम पास एकदम, कि इनके बीच की जो दूरी है वो डी है, प्लेट एरिया है ए है। अब सुनो, तो पहले जो कैपेसिटेंस थी, पहले जो कैपेसिटेंस थी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पहले जो कैपेसिटेंस कितनी थी बेटा, पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, ये थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फिर डायरेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी हो जाती है, मुझे पता है कि जैसे ही आप के स्ट्रेंथ का डायरेक्ट्रिक अंदर डालोगे, कैपेसिटेंस की के टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी तो प्रूफ कराया था यार, कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, कराया था ना प्रूफ, कि जैसे ही के स्ट्रेंथ का अंदर डालोगे डायलेक्ट्रिक, तभी की तभी कैपेसिटेंस की के टाइम्स बढ़ जाएगी। इसमें परेशान होने की कोनो आवश्यकता नहीं है। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कि डायलेक्ट्रिक जैसे ही अपन ने डाला, तो भाई साहब जो नई कैपेसिटेंस आई वही एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। तो भाई साहब इसकी कैपेसिटेंस तो भाई साहब बढ़ गई, अरे कैपेसिटेंस तो भाई साहब बढ़ गई। और पहले क्या था, पहले जो वी इनिशियल था वो क्या था, क्यू बाय सी, है ना। देखो यहाँ से देखो, तो v क्या था, मान लो ये प्लस माइनस v, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऐसे प्लस माइनस v ऐसे करता हूँ, तो अगर मान लो इसके ऊपर प्लस q चार्ज था, c इसकी कैपेसिटेंस थी, तो मुझे पता है कि जो v था वो क्या था, q बाय सी, v क्या था, q बाय सी। अच्छा अब नया जो कैपेसिटेंस है वो कितना टाइम्स हो गया है, k टाइम्स हो गया है, कितना हो गया है, k टाइम्स। तो अब जो कैपेसिटी, अब जो वोल्टेज फाइनल हो गई वो कितनी हो गई, q बाय के सी, है ना, q बाय के सी, क्योंकि c आपका जो है वो k टाइम्स हो गया, c आपका जो क्या हो गया, k टाइम्स हो गया। तो मैंने देखा वोल्टेज तो घट गई यार, अरे वोल्टेज तो अंदर घट गई, कितना टाइम्स घट गई, के टाइम्स घट गई, कितना टाइम घट गई, के टाइम्स घट गई। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यार देखो यार ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो ई नेट था, यहाँ पर जो ई नेट था उसकी डायरेक्शन तो ये थी, और ई नेट था कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई नेट अब कैसा है, अब डायरेक्शन तो यही रहेगी, डायरेक्शन थोड़ी बदलती यार, डायरेक्शन तो यही है, पर कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, अरे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, प्रूव तो कराया थोड़ी देर पहले तुमको यार। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, के टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो के टाइम्स क्या हो गया। इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं, v बाई डी से समझ लो, है ना, v तो तुम्हारा घटा ही है के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब के टाइम्स ऐसे घट गया, ऐसे समझ लो। अरे सुनो, शुरू में जो एनर्जी थी वो क्या थी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, शुरू में जो एनर्जी थी वो क्या थी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और अब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2kc, मतलब कि एनर्जी भी के टाइम्स घट गई, मतलब कि एनर्जी भी के टाइम्स घट गई। अब सुन जरा, लॉजिक सुन जरा ध्यान से सुन, तो पहले एनर्जी थी क्यू स्क्वायर बाय 2c, अब एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाय 2kc, मतलब एनर्जी जो है वो 1/k हो गई, एनर्जी जो है 1/k हो गई, मतलब घट गई। अबे घट गई तो ठीक है, पर कहाँ गई, ठीक है घट गई मान गया, कोई बात नहीं, कहाँ गई, तो याद कर,
तो तू क्या कर रहा था, तू ध्यान से देख, सोच जरा, तो तू इसको धीरे 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 नीचे ला रहा था ना, और ये नीचे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। ये फोर्स क्या कर रहा था, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, और तू ऊपर उसको खींच रहा था। तो तू एनर्जी दे रहा था कि एनर्जी ले रहा था कैपेसिटर से? तो कैपेसिटर से एनर्जी ले रहा था भाई साहब। कैपेसिटर तो चाहता था तेज तेज नीचे खींच लो इसको, पर भाई साहब तूने ऊपर फोर्स लगाया, तू कैपेसिटर की एनर्जी खा गया, है ना, तू कैपेसिटर की एनर्जी खा गया। तो भाई साहब तूने कैपेसिटर पे काम किया कि कैपेसिटर से काम लिया? कैपेसिटर से काम लिया भाई साहब, तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव था। तो एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी वहीं चली गई, वो एनर्जी वहीं चली गई। क्यों? वहाँ कहाँ चली गई? वर्क डन इन द एक्सटर्नल एजेंट के, कहाँ पर चली गई? इन द वर्क डन ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, इन द वर्क डन ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा सुनो जरा, तो एनर्जी का डिफरेंस भी तुमसे निकलवाया जा सकता है कि पहले कितनी थी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, अब कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2kc। तो कितना डिफरेंस आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा, है ना। फाइनल वाली कैसी है? कम है, इनिशियल वाली ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली घटाना उसको देख करके, ठीक है। और सुनो, अच्छा फोर्स बिटवीन द प्लेट की बात तो अभी तुम्हारे साथ पहले भी करी थी ना, जब बीच में हवा भर दी थी तो फोर्स बिटवीन द प्लेट कितना निकाला था? अभी भी याद करो, अभी भी निकाला था, कितना था वो? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2। यार यही तो था यार, अभी तो निकाला था, ये प्लस सिग्मा था, ये माइनस सिग्मा था। फोर्स कितना था? मान लो प्लेट एरिया अगर ए है, दोनों के बीच की दूरी अगर डी है, तो फोर्स कितना था? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फोर्स था। तो अब बोला गया, क्या बोला गया कि भैया अब अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दूं, अब इनके बीच में क्या कर दूं? डाइलेक्ट्रिक भर दूं। तो बोला गया अब बताओ भाई साहब, फोर्स बिटवीन द प्लेट अब घटा बढ़ा उसका क्या हुआ, ये बताओ। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फोर्स बिटवीन द प्लेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अभी भी उतना ही रहेगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर फिर भी मैं तुम्हें प्रूव करा देता हूँ, आप जरा सुनो, एक बार जरा ध्यान से सुनो। देखो ये रहा ना, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा जब कांस्टेंट चार्ज पर जब आप ये काम करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज पर बढ़ जाता है वो के स्क्वायर टाइम, अभी आगे देखोगे तुम लोग। कांस्टेंट चार्ज पर जो फोर्स बिटवीन द प्लेट है वो उतना ही रहता है, पर कैसे रहता है सुनो जरा, डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। डिटेल में देखो, कैसे देखो, डिटेल में देखो। तो ये गैप मैंने जो है, ये जो गैप देख रहे हो, ये गैप मैंने जानबूझ के दिखाया है यहाँ पर ताकि मैं तुम्हें चर्चा दिखा सकूँ, जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, टुचू 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 टुचू। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो बेटा ध्यान सुन, तो क्या हुआ, क्या हुआ कि मान लो इस पर ऐसे प्लस सिग्मा था, इस पर क्या था ऐसे, यहाँ पर ऐसे क्या था, प्लस सिग्मा था, यहाँ पर क्या था ऐसे, प्लस सिग्मा था, यहाँ पर कितना ऐसे माइनस सिग्मा आई, यहाँ पर ऐसे प्लस सिग्मा आई, और यहाँ पर कैसे माइनस सिग्मा। तो अपन बेसिकली बेटा फोर्स बिटवीन द प्लेट निकालना चाहते हैं, तो या तो तुम क्या करो, या तो तुम क्या करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम कंसिडर कर रहे हो, मान लो मतलब इसके ऊपर अगर तुम फोर्स निकाल रहे हो, तो अब चार्ज इसका लोगे ना, अब चार्ज इसका लोगे, और बाकी तीन का क्या लोगे, बाकी तीन का क्या लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आप इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो तो आप इसका चार्ज लोगे, और बाकी तीन की वजह से क्या लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फोर्स क्या होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक का चार्ज और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मान लो इसके ऊपर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो इसका चार्ज लेना पड़ेगा मुझे, मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका चार्ज लेना पड़ेगा। और बाकी तीन की वजह से मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। तो देखो बाकी तीन की वजह से मतलब माइनस सिग्मा ई की वजह से, और सिग्मा ई की वजह से, और माइनस सिग्मा की वजह से, ठीक है। तो ठीक भाई, इसके ऊपर चार्ज कितना था, सिग्मा इंटू ए। अब ध्यान सुन, तो इन दोनों की वजह से तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। अरे इन दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, ये बोलेगा इधर, ये बोलेगी, ये बोलेगा, ये वाला पॉजिटिव वाला इधर, ये कितना बोलेगा, ये बोलेगा इधर। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ऐसे नहीं जल्दी में नहीं भागूंगा। देख सुन बेटा, इस वाले के ऊपर फोर्स निकालना है, तो ये माइनस वाली जो माइनस सिग्मा ही है ना, ये कहेगी भैया इस तरफ फोर्स लगना चाहिए। ये प्लस सिग्मा ही है ना, ये बोलेगी इस तरफ फोर्स लगना चाहिए। ये बोलेगी इस तरफ, ये बोलेगी इस तरफ। तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो। तो बचा किसका, सिर्फ इसका। इसीलिए मैं बोला था, इसीलिए मैं बोला था कि जब अपन कांस्टेंट चार्ज पर जब अपन चर्चा करते हैं तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट नहीं, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वो कैसा रहता है, सेम रहता है। वो कैसा रहता है, सेम रहता है। जितना पहले था वो उतना ही रहेगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही वो रहेगा। इसमें परेशान होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा। अभी मैंने क्या करा था ना, अभी मैंने क्या करा था कि ये सारी की सारी चर्चा मैंने कांस्टेंट चार्ज पर करी थी। क्या करा था मैंने कि मान लो मेरे पास इस तरह का एक कैपेसिटर था, और मैंने करा क्या था कि उसको मैंने कैसे मान लो वी वोल्ट की बैटरी से उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया था, है ना। कनेक्ट करने के बाद फिर बाद में इसके ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद इस कैपेसिटर को यहाँ से तोड़ के निकाल दिया था। तो चार्ज अपना कॉन्स्टेंट रह गया,
तो चार्ज अपना कैसा रह गया बेटा, कांस्टेंट रह गया है ना। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा सेम चर्चा करते हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं इस फिनोमिना को, क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इंसर्शन ही तो किया यार, क्या किया मैंने, इंसर्शन ही तो किया है डाइलेक्ट्रिक का, क्या किया है, इंसर्शन ही तो किया है डाइलेक्ट्रिक का। तो क्या था, टॉपिक क्या था, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्या गया, कहाँ है ये रहा, हाँ, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। अब मैं क्या करूंगा कि इंसर्शन तो करूंगा डाइलेक्ट्रिक का, पर अब कांस्टेंट चार्ज पर नहीं करूंगा, अब कांस्टेंट वोल्टेज पर करूंगा। अब कब करूंगा, कांस्टेंट वोल्टेज पर, मतलब इसको तोड़ के नहीं निकालूंगा। अब इसको तोड़ के निकालने वाला नहीं हूँ, तोड़ के नहीं निकालूंगा भाई साहब, साथ में करूंगा। अब ये बैटरी को जैसे हटा दिया था ना, अब बैटरी को हटाऊंगा नहीं भाई साहब, जोड़ के रखूंगा और फिर डायरेक्ट्रिक अंदर डाल के देखूंगा क्या होता है। ठीक है, सुन जरा सुनो सन्नाटा, देखो आओ। तो क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। अब क्या करा भाई साहब, तोड़ के नीचे निकाल रखा बस, ठीक है, बैटरी जुड़ी हुई है अभी भी, बैटरी जो अभी भी जुड़ी हुई है। तो फिर से वही कहानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, फालतू का लफड़ा सब अपने को जानते हैं अपन अच्छे से, है ना। और क्या था, इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, आ गया इंडक्शन से आ गया ना, तो भाई साहब नीचे खींचना चाहेगा, एफ फोर्स लगेगा। ये क्या है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। बेटा तुम फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक में और फोर्स बिटवीन द प्लेट में कंफ्यूज मत कर देना, है ना। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक और फोर्स बिटवीन द प्लेट अलग कहानी है बिल्कुल। पता चले कि भाई साहब सब रायता एकदम रायता किंग हुए बैठे हो और सब मिक्स हो गया एकदम, है ना, ऐसा नहीं करना है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक और फोर्स बिटवीन द प्लेट बेटा अलग बातें हैं बिल्कुल, है ना। तो नीचे आएगा, झटके से नीचे आना चाहेगा, पर अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेल फोर्स लगा के इसको रोका हुआ है और धीरे धीरे वही आराम आराम से नीचे ला रहे हैं। और वोल्टेज अब कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, और स्लोली उसको नीचे ला रहे हैं। अच्छा अब सुनो, देखो पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गई, अरे कैपेसिटेंस तो बढ़ गई। अब सुन, पहले चार्ज क्या था, पहले चार्ज था क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब सी ही तेरा के टाइम्स हो गया, है ना। अब देख इस पूरे के जगह पे तो तू सी लिख सकता है ना यार, तो कितना हो गया, के सी हो गया ना। तो अब तेरा सी ही कितना टाइम हो गया, के टाइम हो गया, तो बेटा चार्ज भी इंक्रीज हो। बेसिकली क्या हुआ, अब सुन जरा, फिर मेरा सुन, ध्यान से सुन। तो जैसे ही आपने क्या करा ना, अपन ने बेटा, अपन ने क्या करा कि जैसे ही अपन डाइलेक्ट्रिक को नीचे लेकर आए ना, तो डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही अपन नीचे लेकर आए भाई साहब, बैटरी से एक चार्ज का फ्लो हुआ, बैटरी से एक चार्ज का फ्लो हुआ, इसीलिए वो चार्ज बढ़ाए, इसलिए चार्ज बढ़ाए। देखो ध्यान से देखो, पहले चार्ज कितना था बेटा, पहले चार्ज था सी वी, पहले चार्ज था सी वी, अब हो गया के सी वी, अब हो गया के सी वी। तो जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला ना, तो बेसिकली एक चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, के सी वी माइनस सी वी, और क्या कॉमन आया, सी वी कॉमन आया, सी वी कॉमन आ गया, के माइनस वन। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो ये रहा देख, सी वी इंटू के माइनस वन है ना, ये देख मैंने कर रखा पहले से, सी वी इंटू के माइनस वन, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। अच्छा अमाउंट ऑफ चार्ज पता चल गया कितना बाहर, तो क्या वर्क डन बाय द बैटरी भी निकाल सकते हैं, हाँ वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है, क्यू इंटू वी, फिर क्यू इज द चार्ज फ्लोन, तो कितना आया, क्यू चार्ज फ्लोन कितना है, सी वी इंटू के माइनस वन, है ना। तो कितना है, सी वी स्क्वायर और के माइनस वन, दिस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। ये रहा टुचू 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 टुचू, ये रहा देख, सी वी स्क्वायर और के माइनस वन, दिस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। अच्छा कैपेसिटर के अंदर शुरू में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ सी वी स्क्वायर, और बाद में सी तो के टाइम्स हो गया ना, तो कितनी हो गई, हाफ के सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी बढ़ गई, अरे एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो कितनी बढ़ी, अरे फाइनल में से इनिशियल घटा लो, पता चल जाएगा कितनी बढ़ी, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। पर बढ़ी क्यों, बढ़ी क्यों, अरे बैटरी ने कार्य करा यार, अरे बैटरी ने कार्य करा। तो बैटरी ने, सुन बैटरी ने इतना काम करा, सी वी स्क्वायर के माइनस वन, और बढ़ा कितना, हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस वन। आधी कहाँ गई बे, आधी कहाँ गई, तू बता तू बता तू बता भाई साहब। उस एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन ने खाली, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर धीरे धीरे ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक नीचे आ रहा था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, देखो फिर से लिंक होता हो रहा है ना एकदम। बेटा तुमसे पता है क्या पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई साहब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, कभी बोलेगा कि कांस्टेंट चार्ज पे इंसर्ट किया है, फिर बोलेगा कि कैपेसिटर बताओ बड़ी कि नहीं बड़ी, फिर बोलेगा कि वोल्टेज बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा तो कितना बढ़ा, घटा तो कितना घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा तो बढ़ा कितना घटा, ये सब चीज़ पूछेगा अपने से। पूछेगा एनर्जी कितनी बड़ी, बड़ी कि नहीं बड़ी, बड़ी तो कितनी बड़ी, घटी तो कितनी घटी, फिर बोलेगा इंसर्ट किया अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, मरुक कान के चक्कर, कितना पे घटाया, कितने पे उसको कहा, कांस्टेंट वोल्टेज पे। फिर बोला कि बताओ इसमें कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ा, चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ा, चार्ज पहले जितना रहेगा कि बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस पहले जितनी रहेगी कि बढ़ जाएगी, भाई साहब कहाँ गई, कितनी हुई, फलाना ढिमकाना, ये सारी की सारी चीज़ पूछेगा। और इन सारी बातों का जवाब तुम तब दे पाओगे जब ये सारी की सारी चर्चा तुम्हें ऐसी याद हो जैसी मुझे याद है।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मुझे याद है, आपको ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा याद होना चाहिए, तब तो अपन से सवाल होंगे, और नहीं तो भाई साहब सवाल होने वाले नहीं है भाई साहब, तोते उड़ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं पहले ही। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो सुनो, फॉर अ चेंज, देखो वी तो कांस्टेंट है ना, वी तो कांस्टेंट है भाई, इंसर्शन कर रहे हो आप कांस्टेंट वी के ऊपर, और इसके बीच का सेपरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली जब आप डायलेक्ट्रिक को डाल भी दोगे ना, तो जो ई नेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ई नेट पर प्रभाव पड़ेगा, पर वो जो ई एक्सटर्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स है ना, फोर्स बिटवीन द प्लेट, तो मुझे पता है कि पहले तो इतना था, कितना था मुझे पता है कि उसका फॉर्मेट तो देखो ऐसा आने वाला है, कैसा, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही फॉर्मेट है ना, अच्छे से लिखता हूँ उसको, गंदा पेन है, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मेट है कि कुछ और है? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो दिस इज द लाइक एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है कि कुछ और है? अच्छा सुनो, तो इनिशियली क्या था, अब देखो सुनो, इनिशियली तो सिग्मा ही था ना, और सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, तो देखो नीचे से एरिया एरिया को मार देगा, तो कितना आएगा, क्यू इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, और नीचे एक एरिया बच जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देख सुन, अब क्यू तो मुझे पता है कि सी वी के बराबर है, क्यू तो मुझे पता है कि सी वी के बराबर है, मतलब कि इनिशियली जो फोर्स था वो ये था, इनिशियली जो फोर्स था वो ये था। अब क्या हुआ, अब भाई साहब जैसे ही तुमने डायलेक्ट्रिक डाला, तो जो सी ही है ना, वो जो नई सी जो हो गई है वो क्या है, के सी के बराबर है, जो सी न्यू क्या है वो के सी के बराबर है, के टाइम बढ़ गई, तो देखो के स्क्वायर से तुम्हारा फोर्स भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा फोर्स भी कितने से बढ़ जाएगा, देखो बाकी फोर्स तो सेम है ना, वो तो बाकी तो वही है, नई टर्म क्या आई, नई टर्म आई के स्क्वायर। तो भाई साहब जब आप कांस्टेंट पोटेंशियल पर जब आप डायलेक्ट्रिक के अंदर इंसर्ट करते हो, तो जो फोर्स है वो बढ़ जाता है बाय फैक्टर ऑफ के स्क्वायर, बाय फैक्टर ऑफ के स्क्वायर, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, तुम्हें मेरी बात समझ आई, 110% समझ आई, पक्की बात एकदम। चलो और सुनो, अब देखो जरा मैं बेटा तुम्हारे साथ थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेता हूँ। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग आ गए हैं, देखो जेई एडवांस की तरफ हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला जो केसेस है ना, बेसिकली जेई एडवांस के ही सवाल होते हैं, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे चाहें तो थोड़ा सा इसको स्किप भी कर सकते हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि फिर भी देख लें एक बार उसको कैसे करा जाता है। सुनो, तो देखो क्या हुआ, बेसिकली मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ साइड में अलग से। बोला गया ये ना ऐसे कैपेसिटर प्लेट थी, ठीक है, ये ऐसे मान लो कैपेसिटर प्लेट थी, ओके, और क्या था इसके अंदर, बोला कि यहाँ पर ऐसे मान लो कि डायलेक्ट्रिक वाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, मान लो ऐसे यहाँ पर ऐसे डायलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, डायलेक्ट्रिक भरा हुआ था, और बोला कि जो डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट नहीं है अब, ठीक है। अब बोला कि मान लीजिए आपके इस तरफ जो है आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और बोला कि ऊपर की तरफ मान लीजिए बेटा कि आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और बोला कि डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जब ऐसे से आप एक्स में आगे बढ़ रहे हो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। तो बोला गया कि अब इसकी कैपेसिटेंस बताओ, है ना, आपको ये दूरी वूरी सब दे दी, मान लो डी दूरी अपने को ऐसे अपने को दे दी, और फिर बोला कि इसकी कैपेसिटेंस बताओ। अब सुनो, एक या तो मैं इसका एक जनरल सवाल सॉल्व करता कि भाई के इज इक्वल टू के एक्स लेके मैं इसको सॉल्व कराता आपको ना, अल्फा एक्स लेके सॉल्व कराता, पर मैं आपको कोई जनरल सवाल नहीं सॉल्व करा रहा, मैं तो कहता हूँ कि एक है ना मेथड समझ तू, बस एक अप्रोच सुन के भाई इस तरह के सवाल कैसे करे जाते हैं, ठीक है। तो बेटा जब एक्स में जब वेरिएशन है तो देखो सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूँ। आप क्या करें, कहीं भी x दूरी पर जाकर आप क्या करें, एक छोटा सा आप dx एलिमेंट आप ऐसा मान लें, ठीक है, जिसमें k कांस्टेंट रह जाए। तो ठीक भाई, मैंने एक छोटा सा ऐसे मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, इस तरह से ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये जो मोटाई है ये मोटाई है dx, ये मोटाई है dx, ठीक है। तो बेसिकली क्या देख रहे हो तुम, एक कैपेसिटर है, ये क्या है कि कैपेसिटर, छोटा सा कैपेसिटर है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे बन सकते हैं लाइन से, है ना, बहुत सारे कैपेसिटर से बन सकते हैं, और फिर इंटीग्रेशन होकर अपना फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पता भी है ना। जरा ध्यान से देखो, तो इस तरह का है भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी ये कंडीशन है कैसी, ये कंडीशन है कैसी, ये कंडीशन ऐसी है, देखो मैं आपको और अच्छा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फील आनी चाहिए चीज़ एकदम, है ना, अंदर देखो देखो। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्लेट है कैपेसिटर की ना, तो कैपेसिटर की प्लेट है तो थोड़ी प्लेट जैसी लगनी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा है मान लो, है ना, ऐसे प्लेट है, ये रहा, है ना। तो ये वो कैपेसिटर मान लो आप ऐसा ना, ये ऐसा मान लो, छोटा सा जो कैपेसिटर है ऐसा, वो कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। पीछे से भी ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे तो जा रहा होगा कहीं तो ना, ताकि छोटा सा नीचे से ऐसे आके मिले, तो ये छोटा सा कैपेसिटर बन गया अभी, ठीक है, ये क्या बन गया, एक छोटा सा कैपेसिटर बन गया, ठीक है। तो अभी छोटे से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है अगर मैं वो लिख पाया तो उसको इंटीग्रेट करके मैं पूरा आंसर निकाल सकता हूँ। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो कनेक्शन इस तरह से हो रखे हैं, कनेक्शन इस तरह से हो रखे हैं, तो ये सारे के सारे कैपेसिटर कैसे तुम बताओ, पैरेलल में है कि नहीं है भाई। एक कैपेसिटर यहाँ पर भी हो सकता था, एक कैपेसिटर यहाँ पर भी हो सकता था, एक कैपेसिटर यहाँ पर भी हो सकता है, एक कैपेसिटर ये भी है, एक कैपेसिटर ये भी है, एक कैपेसिटर ये भी है, तो ये कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में है बेटा, कैसे हैं,
पैरेलल में। कैसे हैं बेटा? पैरेलल में। मैं तो हमेशा जो एक बात जानता हूँ कि जब एरिया ऑफ द प्लेट जब डिवाइड हो रहा होता है ना, जब एरिया ऑफ द प्लेट ऐसे डिवाइड हो रहे होते हैं तो कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में होते हैं। और मुझे दिख भी रहे हैं कि कनेक्शन तो इसके ऐसे हैं और कैपेसिटर सारे ऐसे हैं, तो कैसे बेटा ये आपस में पैरेलल में? कैसे बेटा आपस में ये पैरेलल में? तो पैरेलल में तो सीधे ही जुड़ते हैं, पैरेलल में तो सीधे ही जुड़ते हैं, बशर्ते मैं वो छोटी सी कैपेसिटेंस लिख पाऊँ, वो छोटी सी कैपेसिटेंस मैं लिख पाऊँ। तो देखो छोटी सी कैपेसिटेंस क्या होगी? डीसी। देखो कैपेसिटेंस होती क्या है वैसे? डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। एक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये होती है। तो देखो छोटा सा कैपेसिटेंस लिखते हैं। देख एप्सिलॉन नॉट का तो कुछ नहीं कर सकता, के जो लिख दोगे आप, के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप लिख ही दोगे, है ना। और एरिया, एरिया कौन सा एरिया होता है? एरिया होता है ये वाला एरिया। देखो सुनो, एरिया कौन सा एरिया होता है? एरिया होता है ये वाला एरिया, ये एरिया, ये टुई 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 टुई। अब मान लो कि अगर आपको मान लो कि साइड आपको दे रखी हो सवाल के अंदर, ए साइड है ना, तो एरिया कितना हो गया? ए डी एक्स। एरिया कितना हो गया बेटा? ए डी एक्स। तो एरिया की जगह पे आप क्या लिखोगे? ए और डी एक्स, है ना। और नीचे दूरी, दूरी कितनी? ये दूरी कितनी? डी, है ना। तो बेटा ये मैंने लिख दी एक छोटी सी कैपेसिटेंस, है ना। ये क्या लिख दी मैंने? एक छोटी सी कैपेसिटेंस। और अब इसको इंटीग्रेट करके मैं पूरा का पूरा आंसर जो है वो निकाल सकता हूँ। और लिमिट कहाँ लग जाएगी एक्स की? एक्स की लिमिट लगेगी 0 से लेकर और ए तक। कहाँ लगेगी? 0 से लेकर और ए तक, है ना। 0 से लेकर ए तक की लिमिट लग जाएगी, है ना। के मैंने वो जो कहानी मैंने तुम्हें बोल के सुनाई कि के इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वेरिएबल एक्स के अंदर। तो एक्स को मतलब एक जनरल सवाल ना करके अपन क्या कर रहे हैं? जनरल मेथड कर रहे हैं, है ना। तो कैसे एलिमेंट मान के अपन ने इसको करा, इसको कि कहीं भी अपन ने क्या करा? एक्स दूरी पर जाकर, है ना, वाई एक्सिस से कहीं से भी अपन ने एक्स दूरी पर जाकर एक छोटा सा कैपेसिटेंस अपन ने मान लिया। छोटा सा कैपेसिटर है अपने पास, है ना। ये छोटे से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने लिख दी ऐसे, क्या लिख दी? एप्सिलॉन नॉट और के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और ए डी एक्स और डिवाइड बाय डी। अब इसको इंटीग्रेट करके, अब के का कुछ भी फंक्शन दे रखा हो, मैं तो कहता हूँ क्या फर्क पड़ता है यार। अब उसको इंटीग्रेट करके ऐसे खेलते रहो यार, फालतू टाइम पास सवाल से करते रहो, है ना। अब बोला कि जैसे मान लो वाई का फंक्शन होता तो क्या करते? वाई का फंक्शन होता तो क्या करते? फिर से वही कंडीशन है, देखो ध्यान सुनो। तो मान लो कि इस तरह से, है ना, इस तरह से मान लो कि ये कैपेसिटर है आपका और बीच में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, बीच में अपना ऐसे डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो क्या करते हैं अब जब y का फंक्शन है तो क्या करें कि y पर जाकर और एक dy मोटी पट्टी ऐसे मान लें, ठीक है। dy मोटी ऐसे पट्टी आप मान लें। तो मुझे एक बात बताओ, देखो कनेक्शन जब ऐसे हो रखे हो तो एक कैपेसिटर देखो यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ होगा, एक कैपेसिटर यहाँ होगा, एक कैपेसिटर यहाँ होगा। तो मुझे एक बात बता खुद से, ये सीरीज में क्या पैरेलल में? तू बोल, खुद से बोल बेटा। सीरीज में। और सीरीज में कैसा जुड़ता है कैपेसिटर? 1 बाय होके जुड़ता है। कैसा होके जुड़ता है? 1 बाय होके जुड़ता है। तो बेसिकली जो आप इसकी कैपेसिटेंस निकालोगे वो कितनी आएगी? वो 1 बाय सी इक्विवेलेंट आपको पहले निकालनी होगी। तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट को जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तब आपके पास पूरा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर से वही कहानी, अपने को पता है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? कैपेसिटेंस कितनी होती है? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। तो छोटे से की कैपेसिटेंस लिखो, चलो छोटे से की कैपेसिटेंस लिखवाओ, ये ट्रिकी काम है। डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के और एरिया, एरिया बोलो, एरिया क्या लिखोगे? प्लेट एरिया। बेटा ये देख रहे हो ध्यान से, तो ये प्लेट पीछे की तरफ ऐसे होगी, है ना, ऐसे होगी। तो हर एक जो एलिमेंट है उसका जो एरिया है वो प्लेट एरिया के ही बराबर है। हर एक जो एलिमेंट है उसका जो एरिया है वो प्लेट एरिया के बराबर है। तो प्लेट एरिया कितना है? ए है या ए स्क्वायर है, मान लो उसकी साइड ए रखी है तो ए स्क्वायर, और नीचे दूरी, दूरी मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी, ये डी वाई, ये डी वाई है ना। तो ये छोटी सी कैपेसिटेंस है, ये क्या है? छोटी सी कैपेसिटेंस। उसको इंटीग्रेट, अब पता है नीचे ही डी वाई आया है तो ऑब्वियसली उल्टा करना ही पड़ेगा, तभी आप आएगा अपने पास, ये ना। तो उल्टा करके मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब जो भी सवाल हो, के का जो भी फंक्शन हो उसको अकॉर्डिंगली लेके आप सॉल्व कर लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने उसको ऐसे जर्नल कवर कर दिया है ना, कि जर्नली अगर ऐसा होता है तो इस तरह के सवालों को ऐसे करना है। अब के वाई चाहे कुछ भी हो, अल्फा वाई हो, अल्फा वाई स्क्वायर, अल्फा वाई क्यूब हो, मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी वाली बात इसमें कोई नहीं है। बोलो पक्की बात, एकदम सोच लो, 110% एकदम देख लो। चलो आओ ज़रा फिर एक बार बढ़िया सी बात करते हैं, एक और बात करते हैं। फिर क्या बात करी गई? फिर बात करी गई अपने पास कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड, एक मिनट, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी तक मैंने क्या करा था? अभी तक मैंने पूरा भरा था उसको, अभी तक मैंने क्या करा था बेटा? पूरा भर रखा था। अब मैंने क्या करा? मैंने कहा पार्शियली फिल करके देखते हैं कि भाई साहब कैपेसिटेंस पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और कैसी आपकी कैपेसिटेंस आती है। देखो बेटा सुनो, फिर क्या करा अपन ने? एक कैपेसिटर को जो है पार्शियली अपन ने फील्ड कर दिया। किससे फील्ड कर दिया? डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर दिया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो डाइलेक्ट्रिक की जो अपने मोटाई ले रखी है ना, वो मोटाई ले रखी है मान लो टी। क्या मोटाई ले रखी है? टी। और एज यूजुअल जो स्पेस होता है जो प्लेट्स के बीच में,
वो कितना है, वो अपन ने उतना ही रखा है, कितना, डी ही रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ये जो स्पेस है, जो आप स्पेस देख रहे हो, कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस कहाँ गया, अरे ई रहा, ये जो स्पेस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी है, ये दूरी टी है, डी है, और ये है टी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मान लो ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस टी, और ये कितना बचा, ये कितना बचा, डी माइनस एक्स प्लस टी, है ना, या फिर क्या लिख देंगे, d माइनस एक्स माइनस टी, बात तो एक ही है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो अगर इस कैपेसिटर को अगर एक मान लो v वोल्ट की बैटरी से अगर ऐसे जोड़ा गया होता है ना, अगर v वोल्ट की बैटरी से अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे ऐसे इसको जोड़ा गया होता, तो यहाँ पर अगर होता 0 वोल्ट, तो यहाँ भी होता 0 वोल्ट, और यहाँ होता v वोल्ट, और यहाँ होता v वोल्ट। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में v वोल्ट का ड्रॉप हो गया है ना, और वो v वोल्ट का ड्रॉप देखो एक बार में नहीं हुआ, v वोल्ट का जो ड्रॉप है वो 3 हिस्सों में हुआ है। एक हुआ ड्रॉप यहाँ पर, ठीक है, एक हुआ ड्रॉप यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर, और एक हुआ ड्रॉप यहाँ पर। तो मुझे पता है कि v इज इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब अगर हर एक क्षेत्र में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ। देखो पहला वाला जो क्षेत्र है इसमें तो हवा है ना, तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो उसकी थिकनेस है, कितनी उसकी थिकनेस, एक्स मान रखी है, कितनी मान रखी है, एक्स, कितनी दूर में ड्रॉप हो रहा है, ये एक्स में ड्रॉप हो रहा है ना, तो ऐसा मान लिया उसको, ठीक है। मैंने मान लिया कि वी वोल्ट का जो ड्रॉप है ये कैसा हो रखा है, देखो 3 जगह हो रहा है, V1 V2 और V3 मिला के V के बराबर है, ठीक है, तो V1 आ गया। इसी प्रकार से V2 क्या आ जाएगा भाई, डायलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, और साथ में दूरी कितनी, दूरी है कितनी, d माइनस टी, कितनी है, d माइनस टी, इतनी है ना, d माइनस टी तो है, अरे कितना है वो, हाँ d माइनस टी नहीं, d माइनस टी नहीं, टी कर देंगे ना, थिकनेस उसकी t है ना, तो d माइनस टी नहीं, t है उसकी थिकनेस, हाँ, तो ये t आ जाएगा यहाँ पे, ये कहाँ गया, ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा, d माइनस टी नहीं, t आ जाएगा। ऐसे V3 कितना आ जाएगा, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में उसकी कितने दूर में हो रहा है, वो कितने दूर में हो रहा है, d माइनस एक्स माइनस टी, और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, वो v के बराबर है, बस वही नीचे लिखा गया, देखो ज़रा ध्यान से लिखा गया। तो इसकी तो सी इक्विवेलेंट जो अगर हम लिखेंगे तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, Q डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो ये देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 दोनों अलग अलग से ऐसे लिख दिए गए, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया अपन ने, तो इक्वेशन अपने पास इस तरह से मिली अपने पास, ठीक है। क्या होगा, बस कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट हर तरफ से कट गया, ऊपर चला गया वो, है ना, Q ने Q को मार दिया हर तरफ से, है ना, Q ने Q को हर तरफ से मार दिया, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। अब सुनो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो थिकनेस है इसकी, अगर वो जो थिकनेस है पहले टी ना होकर अगर डी ही होती, तो इसका मतलब कि व्हाट हैपन्स इफ टी टेंड्स टू डी, देखो ज़रा व्हाट हैपन्स इफ टी टेंड्स टू डी, देखो टी की जगह पे डी पुट करो, टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा डी, डी ने डी को मार दिया, के ऊपर चला गया, तो कितना आया, एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। तो बेटा ये जो रिजल्ट आया ना मेरे पास, ये जो रिजल्ट है, सुनो ये वाला जो रिजल्ट है ना, इसको मैं जर्नलाइज कर देता हूँ। बेटा ये रिजल्ट तब आया है जब आपने बीच में सिर्फ एक ही आपने सिर्फ एक ही वो जो भरा हुआ है, डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे डायलेक्ट्रिक भर दे, एक नहीं कई भर दे, और सबकी थिकनेस भी अलग अलग रख ले, सबका के भी अलग अलग रख ले, फिर भी आप इसको आराम से निकल पाएंगे। देखो सुनो, तो इसको जर्नलाइज करा मैंने क्या करा, मैंने कहा दो अपन ने इस तरह से भर दिया, मान लो उसको, ठीक है। अपन ने एक डायलेक्ट्रिक भरा, इसकी जो अपन ने माना के, इसको K1 माना, इसको अपन ने क्या माना, K2 माना, ठीक है। इसकी थिकनेस को अपन ने क्या माना, T1, और इसकी थिकनेस को माना अपन ने T2, ठीक है। इसकी थिकनेस को क्या माना अपन ने, T1 माना, और इसकी थिकनेस को क्या माना, T2 माना। तो अब देखो उसी रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया कि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस, वहाँ पर Ti था ना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, समेशन Ti, क्या लिखा, समेशन Ti, वहाँ पर क्या था, Ti बाई K, तो मैंने लिखा समेशन Ti बाय के आई, ठीक है। क्या था, वहाँ पर टी था ना, तो यहाँ पर समेशन टी आई लिखा, वहाँ पर टी बाई के था, तो समेशन टी आई बाय के आई लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से चाहे अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं याद रह जाए तो भी मैं अलग अलग करके तो उसको निकाल पाऊंगा। बेसिक मेथड तो मुझे पता ही है ना, बेसिक मेथड यहाँ पर भी क्या ही फॉलो होगा कि भाई यहाँ पर ड्रॉप एक नहीं भाई 4 बार हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हुआ V1, यहाँ पर ड्रॉप हुआ V2, ऐसे यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा V2, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा V3, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा अंदर V4, और ये यहाँ जो बाहर ड्रॉप जो होगा, बाहर जो ड्रॉप होगा वो हो जाएगा V5, और फिर से क्या लिखोगे आपके C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3
प्लस V4 प्लस V5, तो वहाँ से मैं कैपेसिटेंस निकाल लूँगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी फार्मूला याद भी रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो बेसिक तो मुझे आता है ना। अब देखो किस तरह के सवाल पूछे गए, देखो इस सवाल को देखो पहले भी पूछा गया, जेईई में पूछा गया सवाल, ठीक है। इसी का जैसे एक और सवाल नीट में पूछा गया था, वो सवाल भी मैं तुम्हें कराऊंगा। पहले देखो जेईई वाला सवाल देखो, तो क्या बोला गया कि भैया इस तरह से ना एक कैपेसिटर था, इस तरह से कैपेसिटर था, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि एक डायलेक्ट्रिक भरा हुआ था K1 स्ट्रेंथ का, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक भरा हुआ था K2 स्ट्रेंथ का, और यहाँ पर कुछ नहीं थी बस हवा थी, यहाँ पर क्या थी जैसे हवा थी, ठीक है। और बोला कि इनके बीच का सेपरेशन भी फिक्स है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फिक्स है। और ये भी सवाल में बोल रखा है कि K1 जो है वो K2 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यहाँ का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो यहाँ वाले से बड़ा है, ठीक है। यहाँ का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, बोला गया कि यहाँ का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या है K1 है, और यहाँ का क्या है K2 है, और ये बड़ा है, ठीक है। K1 बड़ा है K2 से। तो क्या बोला गया कि आपको बोला गया कि आप EX ग्राफ बनाएं, मतलब x के साथ वेरिएशन, मतलब x इस डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं आप, ठीक है। अरे बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे पता है कि देख तीनों जो रीजन है ना, अब देख कैपेसिटर में कितने रीजन है, कैपेसिटर में कितने रीजन है, 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन, तो तीनों ही रीजन में मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट, पर उसकी वैल्यू अलग अलग है। अब जैसे कि इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा सिग्मा बाय वैसे कितना होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हवा के अंदर, यहाँ क्या कितना हो जाएगा सिग्मा बाय K1 और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा बाय K2 और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 3 वैल्यूज है मेरे पास, क्या क्या, सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट, और एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे बड़ी कौन सी, सिग्मा बाय, तुम बोलो अगर नीचे बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, है ना। नीचे अगर बड़ा होगा तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो बड़ा किस में है, बड़ा क्या है, बड़ा तो K1 है। तो जो K1 है मतलब कि ये वाली क्वांटिटी जो है वो सबसे छोटी है ना, ये वाली क्वांटिटी सबसे छोटी है। फिर उसके बाद ये K2 वाली, और उसके बाद फिर ये फाइनल। तो इसका मतलब कि सबसे नीचे क्या बनेगा, सबसे नीचे बनेगा क्या सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद बनेगा क्या सिग्मा बाय K2 और एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें, अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग मार्क कर दें। क्या करें उसके बाद अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग मार्क कर दें कि भाई क्या था 0 से लेकर 2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1, और फिर 2 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और K2, और फिर 4 से लेकर 6 तक तो हवा भरी हुई थी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्लॉट कर दिया। फिर अपने को दूसरा पार्ट क्या बोला कि आप बेटा Vx ग्राफ प्लॉट करो, क्या प्लॉट करो Vx ग्राफ। तो मेरे को दिमाग में सिर्फ यही आया कि यार मैं E और V का रिलेशन तो मैं जानता हूँ कि E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स या माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यही है ना। अब तो मुझे एक बात बता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मतलब कि डी वी बाई डी एक्स है ना, तो ये क्या है स्लोप ही तो है v का, ये स्लोप भी कैसा है कांस्टेंट है, ये स्लोप भी कैसा है कांस्टेंट है, और नेगेटिव साइन है ना आगे, एक क्या है नेगेटिव साइन है ना आगे, इसका मतलब कि स्लोप डिक्रीजिंग भी है। स्लोप कैसा है बेटा डिक्रीजिंग भी है, स्लोप डिक्रीजिंग है और कांस्टेंट है इन नेचर, है ना, कांस्टेंट है इन नेचर। और जितना ज़्यादा ई का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा, मतलब कि ढलान उतनी ही ज़्यादा होगी। ई जितना ज़्यादा ढलान उतनी ही ज़्यादा, ई जितना कम ढलान उतनी ही कम, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक इसका देखो वोल्टेज का वेरिएशन देखो कैसा, शुरू में देखो ढलान बहुत कम है ना क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा जो और ज़्यादा हुआ तो ढलान और ज़्यादा बढ़ी, फिर उसके बाद ढलान और ज़्यादा बढ़ी क्योंकि हवा में था, है ना। तो देखो बेटा मैंने क्या देखा कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी कम होती है, ध्यान सुनना एकदम, देखो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा बेटा ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा, ड्रॉप भी कैसा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर K कम रहता है तो ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉप कैसा हो जाता है बेटा ज़्यादा हो जाता है। आज के बाद ये बात मुझे हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर K कम होगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, अगर K कम होगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा। मेडिकल में एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल में तुमसे कराऊंगा, इसीलिए तुमको ये बात अभी बता रहा हूँ क्या कि K जितना कम होगा ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो मैं आई होप ये बात समझ आई होगी कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम है ना स्लोप उतना ही कम है ना, स्लोप उतना ही कम है, स्लोप उतना ही कम है। इसका मतलब कि देखो ढलान देखो बिल्कुल तीखी ढलान नहीं, एकदम सिंपल सी ढलान है ना। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ा तो देखो ढलान थोड़ी सी और तीखी हो गई, ढलान थोड़ी सी और तीखी हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ा तो भाई साहब ढलान और ज़्यादा तीखी हो गई, है ना, ढलान और ज़्यादा तीखी हो गई। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? तो बस यही बात मैंने तुम्हें बताई है ना।
क्या बताया कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2, मतलब कि बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा, तो मतलब कि उतनी ही ज़्यादा लेंथ ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा घटेगा, है ना, नॉर्मल सी बात एकदम। और ये बात तुम्हें याद रखनी है क्या, कि K अगर कम होगा तो ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और सुनो, देखो मेडिकल का एक सवाल देखो किस तरह से सवाल पूछा गया था। ये सवाल पूछा गया था, नीट में पूछा गया था 2001 में। बोला K1 और K2 इस तरह से हैं, बोला कि इनका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ग्राफ इस तरह से दिया गया है। तो बोला गया कि बताओ कौन ज़्यादा, K1 ज़्यादा क्या K2 ज़्यादा, ये पूछा था। तो मुझे पता है कि अगर K कम होगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, अगर K कम होगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि K1 कम है और K2 ज़्यादा है, अरे K2 ज़्यादा है, K1 कम है और K2 ज़्यादा है। बस नॉर्मल सी बात ही सवाल हो गया, ओरल सवाल था एकदम। तो अगर मुझे छोटी सी बात याद रह जाती तो मेरा सवाल होने से मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता। बोलो तुम्हें बात समझ आई? 110%। सोच लो, एकदम पक्की बात है। नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप पे सवाल भेज देना, दोबारा से सॉल्व करके बता दूंगा, दोबारा से वीडियो बनानी पड़ जाए वो भी कर देंगे, पर तुम्हें समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगर लगे कि मैं कभी तेज़ पढ़ा गया हूँ थोड़ा सा, तो वीडियो को थोड़ा सा इसको स्लो करके फिर देख लेना, रिवाइंड करके बार बार देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए तो कॉल कर लेना, कैसा भी हो जाएगा, समझाना तो है ही, पक्की बात एकदम। चलो सुनो, आप ज़रा ध्यान से देखो, एक थोड़ा सा और वैरायटी में दिखाता हूँ। देखो इस तरह की वैरायटी भी और बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से। क्या करता है ना वो, क्या करता है कि एक डायलेक्ट्रिक ना भर के कई डायलेक्ट्रिक भर देता है। कैसे कैसे कैसे, सुनो ज़रा, देखो ध्यान सुनो। तो मान लो कि इस तरह से, ये मान लो यहाँ पर बनाते, देखो इस तरह से मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर है। बोला कि मान लो ये D इसकी लेंथ है पूरी इनके बीच में, और बोला कि प्लेट एरिया मान लो A है, ठीक है, प्लेट एरिया A। और क्या बोला, और क्या बोला, बोला इस तरह से अपन ने डायलेक्ट्रिक भरा है, ठीक है। कैसे कि नीचे वाले आधे में जो डायलेक्ट्रिक है ना, नीचे वाले आधे में, बोला नीचे वाले आधे में जो डायलेक्ट्रिक है वो है K3, ठीक है। ऊपर वाले में देखो दो तरह से डायलेक्ट्रिक भरा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक भरा गया है यहाँ पर वो कुछ और है, और यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक भरा गया है वो कुछ और है, ठीक है। और क्या क्या नाम दिए गए उनके, क्या क्या नाम दिए गए, बोला गया कि यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है वो है K1, ठीक है, यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है वो है K2, और यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है वो है K3। फिर बोला कि बताओ इसकी सी इक्विवेलेंट बताओ। तो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में, और इन दोनों के सीरीज़ के साथ ये कैसा है, पैरेलल में। तुम्हें बात समझ आ रही है ना बेटा? मैं तो पता है मेरे को हमेशा मेरे मन में मैं हमेशा एक बात ये याद रखता हूँ, अगर कभी बच्चा कन्फ्यूज़ भी हो जाए तो, कि अगर एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड हो, पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, हालांकि तुम्हें देख के भी समझ आ रहा होगा, पर फिर भी चलो मैं अपने मन की शांति के लिए बता देता हूँ। क्या कि अगर एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड में हो, एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड हो रही हो, एरिया ऑफ प्लेट अगर डिवाइड हो रहा हो, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पैरेलल कनेक्शन, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिवाइड हो रहा हो तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिवाइड हो रहा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो प्लेट अगर ऐसे होती है ना, अगर मान लो प्लेट ऐसे होती और एक डायलेक्ट्रिक आपने यहाँ भरा होता है ना, उसके बराबर में ही फिर एक और डायलेक्ट्रिक ऐसे भरा होता है ना, फिर उसके बराबर में मान लो कि एक और डायलेक्ट्रिक ऐसे भरा होता है ना, ऐसे भरा होता, तो क्या हो रहा है बेसिकली, वो जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो डिवाइड हो रहा है ना, वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं बोलता कि सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैं कैसा बोलता कि ये सारे कैपेसिटर कैसे हैं, सारे सारे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर देखो एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड हो रहा है, ऊपर का एरिया देखो इस वाले कैपेसिटर ने ले लिया, उस वाले ने ले लिया, और नीचे वाले का इसने, तो एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड हो गया ना ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो बोला जाएगा कि ये दोनों आपस में सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, है ना। तो मैंने बोला कि इसकी कैपेसिटेंस को, सुनो सॉल्व करने का तरीका सुन लो। मैंने बोला कि इसकी कैपेसिटेंस को बेटा, ऊपर वाले को मैंने बोल दिया इसको C1 मान ले, इसको C2 मान ले, और इसको C3 मान ले, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला कि बेटा C1 और C2 आपस में सीरीज़ में है, और इन दोनों के सीरीज़ के साथ ये कैसा है, पैरेलल में। ये कैसा है, पैरेलल में। यार तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? अब C1, C2 और C3 लिखना ही तो चैलेंज है। अब देखो ज़रा C1 कैसे लिखोगे, C1 देखो कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इसकी C1 देखो, C1 कैसे लिखोगे, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, A की जगह पे A बाई 2 क्योंकि एरिया आधा हो गया, और D की जगह पे D बाई 2,
डी की जगह पे d/2 क्योंकि दूरी भी आधी हो गई तो C1 इतना लिखा। सेम आएगा C2 और C3 क्या आएगा, C3 आएगा देखो एप्सिलॉन नॉट, और एरिया तो आधा हुआ पर दूरी आधी नहीं हुई है ना, तो C3 ही आ गया। बस अब निकाल के उसको कैलकुलेट कर देंगे अकॉर्डिंगली। अब ये सुनो, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चा पता है क्या कर सकता है, बच्चा ये कर सकता है, दो तरह से सोच सकता है कि एक तो C1 और C2 आपस में सीरीज में, C3 और C4 आपस में सीरीज में, और फिर दोनों आपस में पैरेलल में, तो एक सर्किट बनाएगा बच्चा ये, ठीक है। कोई बच्चा, क्रांतिकारी बच्चा ऐसा सोच सकता है कि C1 और C3 पैरेलल में, C2 और C4 पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में। भाई साहब अगर कोई क्रांतिकारी बच्चा ऐसा सोच रहा हो ना तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम जानते हो K1 और K3 बेटा डायरेक्टली पैरेलल में नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है, देखो यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल V था, है ना, तो कुछ घट के यहाँ आया, कुछ घट के V डैश यहाँ आया, तो यहाँ पर पोटेंशियल V था, तो यहाँ पर V डैश थोड़ी आएगा यार, क्योंकि ऊपर नीचे क्या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो जब तक इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं है ना, तब तक आप K1 और K3 को, देखो अच्छे से मिटा देता हूँ तो थोड़ा सा, तब तक आप K1 और K3 को आपस में पैरेलल में नहीं कह सकते। पर ये बात कन्फर्म है कि K1 और K2 जो है वो सीरीज में है, K3 और K4 जो है वो सीरीज में है, और फिर आपस में दोनों पैरेलल में है ना, तो ये ऊपर वाला सर्किट अपना सही हो जाएगा, ठीक है। लो इसको फिर से एक बार बिल्कुल मिटा के तुमको दिखा देता हूँ कैसे था। देखो सुनो, ध्यान से देखो, देखो तो क्या बोला गया कि K1 और K2 मतलब कि C1 और C2 आपस में सीरीज में, C4 और C3 आपस में सीरीज में, और फिर दोनों आपस में पैरेलल में। और ये दोनों निकालने में, चारों लिखने में मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लिख सकता हूँ ना मैं। इस तरह की क्रांतिकारी अप्रोच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख लेना है कि वो बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक इस तरह का सवाल भी मिलता है कि मान लो ये दोनों तो आधे आधे और ये, तो कई बच्चा क्या करेगा, बोलेगा कि K1 और K2 आपस में पैरेलल में। अरे नहीं है भाई, K1 K2 आपस में पैरेलल में नहीं है ना। पैरेलल में होते तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल ड्रॉप इस लाइन पर देखो, इतने में पोटेंशियल ड्रॉप इसमें, और इस नीचे ब्लू लाइन में, यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी बराबर सो ही रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ पोटेंशियल कुछ और है ना, तो ये आपस में पैरेलल में नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई क्रांतिकारी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो उस केस में फिर करें क्या, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेटा क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे कि इस K3 को ना अपन उस स्थिति में क्या करेंगे कि दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। K3 को क्या करेंगे उस स्थिति में, दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, सुनो। तो क्या करा मैंने, K3 को दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। अब ऊपर भी K3 और नीचे भी K3। अब मैंने क्या करा, K1 और K3 सीरीज में, K2 और K3 सीरीज में, और फिर दोनों आपस में पैरेलल में। देखो किस तरह से कर रखा है, देखो इस तरह से कर रखा है क्या कि K1 और K3 आपस में सीरीज में, K2 और K3 आपस में सीरीज में, है ना, और फिर दोनों आपस में पैरेलल में। तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये क्रांतिकारी अप्रोच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। C1 और C2 पैरेलल में कभी भी ये दोनों नहीं। हाँ, लिखते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे मान लो कि अब तुमको, अब खैर यहाँ तो आराम से लिख सकते हैं K1 K2 K3, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आधा आधा हो रहा है, एरिया भी आधा हो रहा है, वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी आधा हो रहा है। बाकी बहुत ध्यान से एकदम उसको करना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है बेटा। अब थोड़ी सी ज़रा बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ लीकेज करंट की। लीकेज करंट क्या होता है, देखो सुनो, मैं तो तुमको पहले ही बता देता हूँ कि बेटा जब भी लीकेज करंट की बात हो ना, तो समझ जाना कि तुम डिस्चार्जिंग RC सर्किट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिस्चार्जिंग RC सर्किट। याद है डिस्चार्जिंग RC सर्किट क्या होता है, अभी कल ही वीडियो बना के भेजी थी यार। क्या होता है डिस्चार्जिंग RC सर्किट, कि मान लो एक कैपेसिटर था जो कि फुली चार्ज था, उसको आपने क्या करा, उसके अपन ने किसी रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T भी निकाला भी था हमने कि Q0 या Q max कर लो उसको, कल मैंने Q max लिखा था ना, तो अपन भी अभी भी Q max लिख लेते हैं उसको, है ना। क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू Q max टाइम्स, बोलो क्या लिखा था, e पावर माइनस टी बाय RC। लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे लिखा था ना। और करंट भी लिखा था ना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखा था, V बाय R टाइम्स e पावर माइनस टी बाय RC। आज के बाद जब भी तुम लीकेज करंट का नाम सुन लो, तुम तो चुपचाप ये याद रखना, दो रिलेशन, ठीक है। बाकी मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से, थ्योरी क्या है उसके पीछे फिजिक्स क्या है वो फिजिक्स में तुम्हें समझा देता हूँ। बाकी डिस्चार्जिंग RC सर्किट समझना है। लीकेज करंट किसी भी सवाल में तुम पढ़ लो तो चुपचाप से समझ जाना कि वो डिस्चार्जिंग RC सर्किट की बात कर रहा है, इसके अलावा उसमें कोई बात और ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
अब सुनो जरा हुआ क्या, मान लो कि अपन ने जैसे पढ़ा कि भाई कैपेसिटर को अपन चार्ज करके रख लेते हैं, भाई कैपेसिटर को अपन ने वो कांस्टेंट चार्ज वाली बात याद कर, तो कैपेसिटर को चार्ज किया फिर बैटरी से तोड़ के निकाल लिया, तो भाई कैपेसिटर चार्ज हो गया पूरा का पूरा, अंदर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर या जो भी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है ठीक भाई बहुत बढ़िया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी स्टोर हो गई। तो मैंने क्या बोला, मैंने दुकानदार को बोला कि भाई साहब तू मेरे को है ना क्या कर, तू 100 कैपेसिटर भेज दे, 100 क्या बोलते हैं 100 माइक्रो फैराड के और 1000 जूल एनर्जी भर के उसके अंदर भेज दे। तो दुकानदार ने वही करा, भाई साहब उसके अंदर एनर्जी भर के उसने मेरे घर पे भेज दी। तो मेरे घर पे जब कैपेसिटर आए भाई साहब सारे के सारे डिस्चार्ज मिले, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं मिली। मैंने दुकानदार पर फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ऐसे कैसे बे, मैंने तेरे को बोला था एनर्जी भर के भेज, तूने मेरे को खाली कैपेसिटर भेज दिया, चूने लगा दी तूने मेरे को। बोला सर मैंने तो भेजे सर। तो मैंने कहा दोबारा भेज, मैं नहीं ले रहा था ऑर्डर। तो भाई साहब दोबारा दुकानदार ने फिर से वो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भर के भेजी, मेरे पास घर पे आई फिर से, भाई साहब फिर उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये दुकानदार झूठ तो नहीं बोल सकता यार, 2-3 बार जब ये भेज रहा है तो इसका मतलब दुकानदार झूठ तो नहीं बोल रहा। तो जब ये एनर्जी भर के भेज रहा है तो जा कहाँ रही है, जब ये चार्ज भर के इसके अंदर भेज रहा है तो ये सारा का सारा जा कहाँ रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी और थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब ध्यान सुनो, देखो तो बेटा क्या होता है कि मैंने तुमको बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक जो है, ये जो डाइलेक्ट्रिक जो है, तो बेटा ना तो ये पूरी तरह से कंडक्टर है, पूरी तरह से इंसुलेटर भी तो नहीं है ना यार, पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं है। इस मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो हैं जो बहते हैं इसके अंदर, सेमीकंडक्टर है यार, तभी तो वो इंड्यूस चार्ज वगैरह कुछ आता है। तो अब तू मेरी बात सुन, जरा ध्यान से सुन। तो जैसे ही आपने कैपेसिटर को जब आपने चार्ज करा था, जब आपने बैटरी से उसको तोड़ा, ठीक है, मान लो कि ये अपना इस तरह से था, इस तरह से मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज था, और बीच में सारे में क्या भरा हुआ है, बीच में सारे में ऐसे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो भाई ठीक भाई टुचु 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 अपन ने क्या भर दिया, बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक भाई बहुत बड़े डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया। ठीक भाई फिर क्या करा अपन ने, जैसे इसको तोड़ के निकाला ना, तो बेटा क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरह से जो है वो इंसुलेटर तो नहीं है, इंसुलेटर तो नहीं है, तो मतलब कि कुछ चार्ज तो इसके अंदर फ्लो करेंगे। और ऑब्वियसली जब जैसे मान लो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है ना, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कम है। तो बेटा क्या होगा कि अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, अंदर क्या होगा, एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो चार्ज है ना वो अंदर ही सेल्फ हीटिंग में ही सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, है ना। ये जो करंट है, इस करंट को ही बोला जाएगा लीकेज करंट। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, लीकेज करंट। क्या बोलेंगे इसको, लीकेज करंट। और इस लीकेज करंट की वजह से क्या होगा, लीकेज करंट की वजह से भाई साहब ये सारी की सारी जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी, वो सारी की सारी एनर्जी सेल्फ हीटिंग में यूज़ हो जाएगी। कहाँ यूज़ हो जाएगी, सेल्फ हीटिंग में यूज़ हो जाएगी। और ये लीकेज करंट आया क्यों है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आया है, ये लीकेज करंट आया है, जिसकी वजह से बेटा सारी की सारी जो एनर्जी है वो सेल्फ हीटिंग में इस्तेमाल हो जाएगी। मतलब कि जो कैपेसिटर है, मतलब कि ये जो कैपेसिटर है, कहाँ गया मार्कर मेरा, मतलब कि जो कैपेसिटर है इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो सेल्फ हीटिंग में खर्च हो जाती है, इसीलिए उसको लगातार बैटरी से कनेक्ट करके रखना पड़ता है। जैसे ही आप उसको बैटरी से डिस्चार्ज करके हटाओगे तभी की तभी वो डिस्चार्ज अपने आप हो जाएगा, इसीलिए उसको लगातार बैटरी से जोड़ के रखते हैं। नहीं तो अपना क्या जाता है, एक बार जोड़ करके रख दो भाई साहब, उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी, पर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हमेशा नहीं रहती है, उसके अंदर हमेशा एनर्जी स्टोर नहीं रहती है ना। मेरी बात सुनो अब जरा ध्यान से, फिर से ज़रा बात करते हैं, पर सुनो ज़रा ध्यान से। तो उसी कैपेसिटर की मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, देखो सुनो, टुचु टुचु ये रहा। मैंने बोला कि मान लो इस तरह से था और अपन ने क्या कर रखा था, अपन ने बीच में उसके अंदर ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है, अपन ने क्या कर दिया उसके अंदर ऐसे बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। तो बेटा इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मान लिया अगर ये बेटा ये जो दूरी है अगर वो d होती है ना, तो करंट कैसा बह रहा है, और ये जो एरिया है इसका, प्लेट एरिया क्या है वो a है, ठीक है। तो करंट कैसा बह रहा है, करंट बह रहा है ऐसे, करंट बह रहा है ऐसे। तो अगर मैं तुमको बोलूँ, अगर इसकी रेजिस्टिविटी मैं तुमको रो दे दूँ, मैं तुमसे इसका रेजिस्टेंस पूछूँ, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी उसका होता है R इज इक्वल टू, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। L होता है करंट की डायरेक्शन में लेंथ और A होता है परपेंडिकुलर वाला एरिया, है ना। तो यहाँ पर जो उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, यहाँ पर जो उसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी R इज इक्वल टू रो, और करंट की दिशा में लेंथ कितनी है D, तो रो D बाय परपेंडिकुलर एरिया। हाँ तो ये रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया किसका, डाइलेक्ट्रिक का। किसका रेजिस्टेंस है ये, डाइलेक्ट्रिक का। हाँ मतलब कि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी, हाँ इसीलिए तो मैं बोला था कि बेटा ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। देखो कैपेसिटेंस उसकी मुझे पता ही है कितनी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। और बेसिकली क्या बोला था मैंने, इसको डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट बोला था। क्या बोला था इसको, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। इसीलिए तो, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि कुछ भी नहीं है, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रो डी बाई ए। जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, रो डी बाई ए, और जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, जिसकी कैपेसिटेंस है रो के ए बाय डी, रो के ए बाय
डी है ना। और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है तो ये तो मुझे पता ही है कि उसके अंदर चार्ज कितना होता है, उसके अंदर करंट कितना होता है, ये सब नॉर्मल बातें मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना, पक्की बात एकदम, सोच लो। चलो भाई बहुत बढ़िया। एक और बात देखो ज़रा ध्यान से सुनो। तो अभी तुमको मैं एक और बात बताता हूँ कि बेटा इसका जो वो होता है ना टाउ जो होता है, इसका जो टाउ मतलब क्या, इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट जो होता है वो क्या होता है, आर इंटू सी होता है ना। तो आर और सी की आप वैल्यू पुट कर दोगे ना तो आप ये देखोगे इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट है ना बेटा इंडिपेंडेंट है किसके, डायमेंशन के, डायमेंशन के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। देखो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी भी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना। टाउ ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल, एंड इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये बात है तुम्हें याद होनी चाहिए। बस नॉर्मल सी बात है, कैपेसिटर अपना लगभग खत्म हो गया है। आखिरी टॉपिक है उसका, कौन सा आखिरी टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक है फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर। बस ये अपने को अब आखिरी टॉपिक इसका पढ़ना है, इसके अलावा चर्चा अपनी सारी की सारी जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो बेटा बेसिकली क्या था, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सुनो, तो मान लो कि इस तरह से ये क्या ना कैपेसिटर था, ठीक है, इस तरह से मान लो कैपेसिटर था, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर था, ठीक है। तो कैपेसिटर की प्लेट इस तरह से देखो मैंने बनाई हुई है ऊपर ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैं बना देता हूँ उसको। तो ये कैपेसिटर की प्लेट है ऊपर, ठीक है, और नीचे भी इस तरह से रही होंगी है ना, तो मैं नीचे ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ उसको, तुम समझ जाना उसको, ठीक है। तो ऐसे रखी हुई है और अपन ने क्या करा, अपन इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी के साइज़ का ही है, ठीक है, बिल्कुल इसी के साइज़ का है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल, है ना। जितना इनके बीच में सेपरेशन है ना डी, उतना ही साइज़ का अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक अपन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो एक्स दूरी तक मैंने इंसर्ट कर भी दिया, ठीक है। पूरी ये जो लेंथ है ना प्लेट की, जो लेंथ है मैंने बोल दिया ए है, वो क्या है, वो ए है, ठीक है, ए बोल देते हैं उसको। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो एक्स लेंथ तक मैं उसको इंसर्ट कर भी चुका हूँ, ठीक है, एक्स लेंथ तक मैंने उसको इंसर्ट ऐसे कर भी दिया, एक्स लेंथ तक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और कनेक्शन तो इस तरह से हो ही रखे हैं, कैसे मैं कर देता हूँ, देखो इस तरह से अपन ने क्या कर रखे हैं, उसके कनेक्शन कर रखे हैं, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली बेटा ये दो कैपेसिटर हैं, ये है ना, एक कैपेसिटर नहीं है, भी दो कैपेसिटर है। एक तो ये हवा भरे वाला, एक तो ये हवा भरे वाला कैपेसिटर, और एक ये डाइलेक्ट्रिक वाला। तो इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया C2, है ना। तो दो कैपेसिटर का ये है। और बेसिकली है क्या कि भाई हमें पता है वही पुरानी वाली बात के ऊपर वाले पर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, है ना, वही फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो वो फोर्स बस मेरे को निकालना है, ठीक है ना, वो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स मुझे निकालना है। और मुझे पता है कि वो जो फोर्स लगता है कितना लगता है। देखो मैंने इलेक्ट्रोसेट्स में भी तुमको रिलेशन पढ़ाया हुआ है कि F इज इक्वल टू, और उसमें भी पढ़ाया था किसमें, वर्क पावर एनर्जी में भी, F इज इक्वल टू माइनस du/dx। बट इस माइनस से तो मेरा कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पर, मेरे को तो सिर्फ इतनी चीज़ से मतलब है कि फोर्स इज इक्वल टू du/dx। और ये u क्या है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, हाफ CV²। ये क्या है, हाफ CV²। तो वोल्टेज तो एक कांस्टेंट है ना, तो हाफ और v² तो आया बाहर, और ये क्या है dc/dx। तो अगर किसी तरह से मैं dc/dx कैलकुलेट कर पाऊँ ना तो मैं फोर्स निकाल लूँगा। पर dc/dx कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे कैपेसिटेंस तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो dc/dx निकाल पाऊंगा। और अब कैपेसिटेंस क्या है, दो का सम है, कैपेसिटेंस क्या है, दो का सम है ना। इधर वाली कैपेसिटेंस क्या बोला मैंने, इसको C1 बोल दिया, और ये डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस को बोल दिया C2। अब देखो C1 में क्या है, इसमें हवा भरी हुई है, और इसमें क्या भरा हुआ है, अपना डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है ε0 A/d, किसके लिए, हवा वाले के लिए, और उसके लिए कितना, ε0 KA/d। पर ये A और D आपको अपने हिसाब से एडजस्ट अब करने पढ़ेंगे, है ना। तो C1 और C2 की बेसिकली मैंने वैल्यू लिखी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम लिखना, मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ अब उसको, ठीक है। तो C1 और C2 की आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे वैल्यू रखोगे और फिर उसको ऐसे जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और अपन ने कैलकुलेट क्या करना है, dc/dx कैलकुलेट करना है ना। तो dc/dx क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ गया मेरे पास, dc/dx आ गया, क्या आ गया ये, dc/dx। और dc/dx आ गया तो मुझे पता ही है, अभी भी कैलकुलेट कराया कि फोर्स क्या था बेटा, फोर्स क्या था, तुम बताओ, फोर्स क्या था, ये था 1/2 और v² बाहर आ गया था, और dc/dx। तो dc/dx तो अपने को पता ही है, dc/dx मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ये कितना आया, ε0 A/d और k-1 पुट किया, तो ये मेरे पास आ गया क्या, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन द प्लेट नहीं, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। एससी वर्मा में एक और जानदार सवाल है, क्या कर रखा है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ नहीं कर रखा, फालतू टाइम पास है। पर इस फॉर्मूले का सीधा इस्तेमाल है कि भाई साहब एक डाइलेक्ट्रिक था, उसको इसके अंदर डाल रखे हैं, और नीचे से ऐसे मान लो कि सपोर्ट लगा के कुछ भी ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे मान लो कि सपोर्ट लगा के ऐसे पुली वुली से कुछ ऐसे नीचे मांस वास लटका रखा है, ठीक है।
तो बोल रखा है कि बताओ मास कितना हो सकता है कि भाई ये हिले ना, फलाना ढिमकाना, ये वो ना हो, है ना, फालतू की बातें। सवाल देख लेना एक बार, अच्छा लगेगा तुम्हें सवाल करके। देखो ये रहा है ना, ये सवाल तुमको करवाया गया एससी वर्मा के अंदर दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द मास सो दैट द डायलेक्ट्रिक डजन मूव। तो भैया ये वाला जो फोर्स है इसको mg के बराबर होना पड़ेगा, पुट कर दो नीचे, जी चला जाएगा, मास आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली चर्चा थी आपकी कैपेसिटर वाली। कौन सी कैपेसिटर वाली? डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद द डायलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आध सवाल और भी हैं जो डायरेक्टली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी बस मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें बस उनका फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अपना काम चल जाएगा, बाकी कुछ फालतू नहीं है उसके अंदर, है ना। ऐसा देखो क्या पूछा गया, हालांकि डायरेक्टली कभी कोर्स का हिस्सा नहीं है ये, तो स्फेरिकल कैपेसिटर मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, फालतू टाइम पास है। गोला है, अंदर खाली गोला है, ठीक है, और खाली गोले को एक और गोले से सराउंड कर दिया। इतना गंदा बनाने से तो अच्छा नहीं बनाओ। देखो बेसिकली क्या था, ये खाली गोला था, है ना, ये खाली गोला था बेटा, ठीक है, इस तरह से, जिसकी रेडियस थी a, ठीक है, उसको ऐसे सराउंड कर दिया किसी और गोले से, और फिर बाहर अपन ने उसको अर्थ कर दिया, ठीक है। और अंदर वाले पर अपन ने चार्ज दे रखा है, ठीक है, अंदर वाले पर अपन ने ऐसे चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, +q चार्ज दे रखा है। देख सुन, तो अंदर वाले पर अगर +q, तो यहाँ इंडक्शन से -q, और बाहर भी बाहर +q आता पर ग्राउंड कर रखा है तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। बस अब कुछ भी नहीं, अपने को पता है बेटा कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है ना, q/v होता है। तो चार्ज अगर पता है तो ये बस सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का सवाल है। ये क्या है? सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का सवाल है। तो अब सेंटर पर क्यों सर कहीं और क्यों नहीं? बेटा ध्यान सुन, तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पर v रहा होगा ना, और इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? जितना इसके सेंटर पर है, इसीलिए सेंटर पर पोटेंशियल है ना, इसीलिए सेंटर पर पोटेंशियल। तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? देखो लिखो, चलो सेंटर पर पोटेंशियल लिखो, कितना इसकी वजह से लिखो, +q की वजह से, तो कितना बोलो, kq/a, और माइनस की वजह से -kq/b। आंसर आ जाएगा यार, है ना, ऊपर चला जाएगा। अभी के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये 1/4πε0 वाला के है, तो ध्यान से लिखना, उसको कहीं गड़बड़ कर दो तो बेटा ये इस तरह से सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी कभी कभी पूछा जाता है ना, तो वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, हल्का सा हिंट दे देता हूँ। एक इनफाइनाइट जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अपने से पूछा जाता है। बेसिकली क्या है कि सिलेंडर थे दो ना, इस तरह से कोइंसाइड कर रहे थे, सिलेंडर थे, उनको ऐसे मान लो एक सिलेंडर था, मान लो ऐसा सिलेंडर था कुछ भी, और उसको कोइंसाइड करके क्या करा अपन ने, बाहर की तरफ भी जो है एक सिलेंडर ऐसे अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है, और क्या करा, बाहर वाले को अपन ने ऐसे अर्थ कर दिया, ठीक है, और अंदर वाले के ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा उसकी, ठीक है, अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, और बोला गया कि भाई साहब इसकी जो रेडियस है, अंदर वाले की जो रेडियस है, अंदर वाले की जो रेडियस है वो a है, और बाहर वाले की जो रेडियस है वो है b, ठीक है, और बाहर वाले को तो अर्थ कर रखा है। फिर बोल रखा है कि बताओ कितना वो होगा, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बताओ उसकी। तो बेटा मैं जानता हूँ कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कितना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना, सही कह रहा हूँ ना मैं एकदम बढ़िया। अबे चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ये होता है ना, q/v होता है, v यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वोल्टेज है वहाँ पर कहीं, तो हाँ सर वोल्यूम वैसा ही होगा सर। यहाँ देखो जरा ध्यान सुनो, फटाफट से उसको खत्म करता हूँ जरा, देखो सुनो, तो ये क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ऐसा ही आएगा ना। अब देखो यहाँ पर तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब ये इन्फाइनेट अगर लंबा हुआ तो एल का कोई मतलब नहीं है, एल तो इन्फाइनेट हो गया, मतलब क्या सी इन्फाइनेट हो जाएगा क्या? तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली अपन इसके लिए बेटा जब भी स्फेरिकल या क्या बोलते हैं, जब भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात आती है ना, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कभी भी कैपेसिटेंस नहीं अपन डिस्कस करते, अपन कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का वहाँ पर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना, इसीलिए कैपेसिटेंस को ना डिस्कस करके अपन कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, तो अगर मुझे v पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, पर v तो मेरे को डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा, v यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे देखो कहीं भी r दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2k λ/r, और E इज इक्वल टू -dv/dr, ऐसा ही होता है, कुछ और होता है। या फिर अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू -E.dr। बोल यहाँ से v निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा, v निकाल लेगा भाई साहब, इसके अंदर पुट करेगा भाई साहब, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1% भी आवश्यकता नहीं है। देखो ये आ गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये सवाल तुमको करा भी रखा है क्लास के अंदर यार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बस ये रहा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अपनी आ जाएगी। ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, फार्मूला भी याद रह गया तो उसी से, मतलब जेई में भी जब भी पूछा गया था ना पहले, तो सिर्फ फार्मूला ही पूछा गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया था। फार्मूला अगर अपने को याद रह जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो मेरी तरफ से भाई साहब कैपेसिटेंस एकदम मैंने खत्म कर दिया है, बड़े ढंग से मैंने खत्म करने का प्रयास किया है। बाकी अब आप लोग एचसी वर्मा पूरा कर लो, जो डाउट है वो पूछ लो भाई साहब। इसके अलावा असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा और ज़्यादा ना, उसमें से रेजोनेंस की शीट में से मैं असाइनमेंट दूंगा, ताकि अपने को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस उसमें आ जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, अब तो मैग्नेटिज्म वाली वीडियोज़ में मिलेंगे फिर अब, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।